हेलो एवरीवन। आज हम मार्केटिंग के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि आपको जो है अलग अलग पेपर्स में हेल्प करेंगे। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, सीए की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट, एचपी सेट किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे ये हर जगह पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो में टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो मार्केटिंग कि जो है मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग की मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है और मार्केटिंग के फंक्शंस क्या है। इसके बाद जो है हम मार्केटिंग जो 4 पीज हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिक्स, उसमें ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग। प्राइस, प्राइस मिक्स और प्राइसिंग पॉलिसीज जो अलग अलग होती हैं वो। उसके बाद प्लेस, जिसमें हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। फिर है प्रमोशन, मतलब प्रमोशन मिक्स, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन और डायरेक्ट मार्केटिंग। और लास्ट में जो है हम जो जैसे 4 पीज होते हैं वैसे सीज भी होते हैं मार्केटिंग के, तो हम कस्टमर सेंट्रिक मार्केटिंग फ्रेमवर्क को भी पढ़ेंगे। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले है मार्केटिंग कि मार्केटिंग होता क्या है। अगर हम सिंपल टर्म्स में बताएं तो मार्केटिंग क्या होता है कि जब पहले हम क्या कहते थे कि प्रोडक्ट जो है, जैसे हमने पढ़ा होगा कि पहले क्या होता था, सेलर जो है सेंट्रिक मार्केट होती थी कि जो सेलर प्रोडक्ट बनाता था हम जो है उसको बस शो कर देते थे कि ये बेचने के लिए है और लोग खरीद लेते थे। लेकिन अब क्योंकि जो है इतना कुछ हो गया है, ग्लोबलाइजेशन आ गई है, कॉम्पिटिटिवनेस हो गई है, जो है मार्केट में बहुत ज्यादा प्लेयर्स आ चुके हैं, तो इस वजह से क्या है, जो सेलर पर्सपेक्टिव से जो है शिफ्ट होके वो कस्टमर पर्सपेक्टिव की मार्केट बन गई है। तो मार्केटिंग का बेसिक प्रोसेस ये है कि हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं मार्केटिंग को, कि जो है कस्टमर नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले कि कस्टमर्स को चाहिए क्या। कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट बनाने से पहले या कोई सर्विस देने से पहले हम जो है ये देखते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, कितने प्राइस में चाहता है, उसको क्या क्या फीचर्स चाहिए किसी प्रोडक्ट में। तो कस्टमर नीड्स की स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम अपनी फिजिबिलिटी, प्रोडक्शन सारी करके और फिर डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट को। और एट द एंड हम डिलीवरी तक भी ये सीमित नहीं है, हम डिलीवरी के बाद भी जो है क्या करते हैं, जो है पोस्ट डिलीवरी सर्विसेज देते हैं, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस देते हैं, वारंटी देते हैं, जो है ये सारी चीजें जो है ये मार्केटिंग का पार्ट है। तो मार्केटिंग की क्या प्रोसेस है, अगर हम देखें डेफिनेशन इसकी बात करें तो मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स टू क्रिएट। मतलब कि मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसको कम्युनिकेट करते हैं, डिलीवर करते हैं, प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को। मार्केटिंग में जो है सारे के सारे स्टेप्स आते हैं जो कि एक प्रोडक्ट को बनाने से पहले से लेके प्रोडक्ट के जो है सेल के बाद तक कंटिन्यू रहते हैं। फिर है डेफिनेशन बाय फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर क्या बोलते हैं कि मार्केटिंग क्या है, एक साइंस और आर्ट है एक्सप्लोरिंग, कि हम एक्सप्लोर करें, क्रिएट करें या डिलीवर करें वैल्यू जो कि एक टारगेट मार्केट जो भी हमारी होगी उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। मार्केटिंग जो है आइडेंटिफाई करता है अनफुलफिल्ड नीड्स एंड डिजायर्स, कि जो है हमारे पास मान लो कोई प्रोडक्ट हमने स्टडी किया, हमें पता लगा कि कंज्यूमर एक ऐसा प्रोडक्ट चाहता है जो मार्केट में है ही नहीं है अभी, तो वो हमें कहाँ से पता लगेगा, कंज्यूमर की जो है नीड्स है उनको स्टडी करके पता चलेगा। तो मार्केटिंग जो है ये भी आइडेंटिफाई करता है कि अगर कोई अनसेटिस्फाइड नीड है तो उसको कैसे जो है फुलफिल करना है, और उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मार्केट साइज देखते हैं और सारा जो है रिसर्च प्रोसेस करते हैं। उसके बाद है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले है कस्टमर ओरिएंटेड, मतलब कि जो है हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं नीड्स और वांट्स पे। मतलब कि मार्केटिंग हमने क्या कहा कि कस्टमर फोकस है जी, जो कस्टमर्स को चाहिए हम उनको वही प्रोवाइड करेंगे। जो है हम जो है उनकी नीड की रिसर्च करेंगे, उन्हीं के लिए बेस उनके हिसाब से जो है प्राइस रखेंगे, उनको प्रमोट करेंगे, गुड्स को इजीली अवेलेबल करवाएंगे और लास्ट में उन्हीं के कन्वीनियंस के लिए आफ्टर सेल सर्विसेज भी देंगे। तो मार्केटिंग में जो है जो भी होता है वो कस्टमर से ही शुरू होता है और कस्टमर पे ही एंड होता है। जैसे कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को डिसाइड जो है डिजाइन करना, ताकि जो है वो बेटर जो है सेटिस्फेक्शन दे सके कस्टमर्स को एज कम्पेयर टू कम्पेटिटर्स से। फिर है सेकंड, कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस। तो मार्केटिंग जो है वो ए वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये कंटिन्यूअस लूप है जिसमें जो है रिसर्च, प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, कंट्रीब्यूशन, फीडबैक गैदर करना सब कुछ आता है। क्योंकि जो है कंज्यूमर जो है टेस्ट और मार्केट एनवायरनमेंट जो है कंस्टेंटली चेंज होते रहते हैं, तो मार्केट स्ट्रेटजी भी चेंज होती रहती है। मतलब कि क्या है कि हमें एक तो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी हमें जो है हर टाइम स्टडी करना पड़ता है कस्टमर्स की नीड को, क्योंकि जैसे आपको पता है आज की डेट में तो कस्टमर नीड्स जो है इतनी ज्यादा डायनेमिक हो चुकी है कि अगर आज मैं एज अ कस्टमर कोई चीज चाहती हूँ तो हो सकता है 3 महीने बाद वो मेरे लिए ऑब्सोलीट हो जाए। तो मेरे को फिर से अपनी मार्केटिंग की स्टडी जो है मार्केट स्टडी करनी पड़ेगी,
तो जो है और एनवायरनमेंट भी अलग है, वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए क्या है, मार्केटिंग एक कंटिन्यूअस और डायनेमिक प्रोसेस है। थर्ड है क्रिएशन ऑफ वैल्यू यूटिलिटी, मतलब कि जो मार्केटिंग है वो ऐड करता है वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट के लिए। ये एक इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट जो है राइट टाइम पे अवेलेबल है, राइट प्लेस पे, और जो है ये ट्रांसफर कर देता है ओनरशिप स्मूथली, मतलब बेच देता है। और कस्टमर को ऐसा फील होना चाहिए कि उसने जो पैसा खर्चा है वो वर्थ है, उसे ऐसा ना लगे कि नहीं ये पैसा तो वेस्ट हो गया मेरा। उसके बाद है एक्सचेंज मैकेनिज्म, कि मार्केटिंग जो है एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है, मतलब कि जो है दो पार्टीज आती हैं, एक दूसरे के साथ जो है नेगोशिएट करती हैं, डील करती हैं, और जो है एक दूसरे को जो है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज एक्सचेंज करती हैं। जैसे मान लो आप किसी सैलून में गए हैं, तो आप अगर अपना हेयर कट के लिए गए हैं, तो जो है आपको वो हेयर कट सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आप उनको पैसे देंगे, या कोई प्रोडक्ट जो है उसको एक्सचेंज करते हैं। जैसे अगर आप शॉप पे जाते हैं, आपने एक सोप खरीदना है, तो आप सोप लेंगे, उसको जो है शॉपकीपर को पैसे देंगे, तो वो एक्सचेंज हुआ ना। तो वो एक एक्सचेंज मैकेनिज्म है। फिर है गोल ओरिएंटेड, हर एक मार्केटिंग एक्टिविटी जो है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से ड्रिवन है, मतलब कि कोई भी जो है काम हम बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं करते कि ऐसे ही कर दिया, हर एक के पीछे जो है ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे जो है मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझाऊं, तो मार्केटिंग हो सकता है हमें जो है दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं सेल्स में, या तो हमें प्रॉफिट इंक्रीज करना है या हमें सेल्स इंक्रीज करनी है। अब हम अपनी एडवर्टीजमेंट उस हिसाब से रखेंगे जिस हिसाब से जो है हमारा गोल है। अगर हम सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को कम जो है थोड़ा कम रखेंगे, या उसका प्राइस थोड़ा कम कर देंगे, ताकि प्रॉफिट कम भी हो तो भी कोई बात नहीं, हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाए। लेकिन वहीं जब हम आज जो है प्रॉफिट अर्न करना ज्यादा मोटिव है, मतलब प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो हम उसको एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। जो है कस्टमर के जो माइंड में जो है वो एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट दिखाएंगे, ताकि उसको ये लगे कि अरे ये तो प्रीमियम प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, इसके लिए तो पैसे ज़्यादा देने ही पड़ेंगे। तो वो जो है मार्केटिंग में हर एक एक्टिविटी क्या है, गोल ओरिएंटेड है। फिर है बोथ एन आर्ट एंड साइंस, कि जो है मार्केटिंग क्या है, साइंस भी है आर्ट भी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इन्फॉर्मेशन गैदर भी करनी है, अपने स्किल्स को भी यूज करना है, तो ये आर्ट और साइंस दोनों होते हैं। फिर है इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब कि जो है सक्सेसफुल मार्केटिंग के लिए क्या चाहिए, हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए अलग अलग एक्टिविटीज में। अब जैसे कि एग्जाम्पल दूं, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैं जो है सेल्स को ही अच्छा करूंगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है, या मेरे को फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो वो वैसा नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब कि सीईओ से लेके जो लास्ट में आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहा है उस तक जो है, हमें सबको जो है एक तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसकी तरफ जो है जाना चाहिए। तो जो मार्केटिंग है इंटीग्रेटेड अप्रोच है, ना कि जो है इसको आइसोलेशन में किया जा सकता है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स, इन सब का जो है एक क्लोजली इंटररिलेटेड वर्क है, ताकि जो है हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। इसके बाद है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस होता क्या है, कि हम जब जो है मार्केटिंग, जैसे हमने कहा कि ये स्टार्ट होता है जब हम प्रोडक्शन करते हैं उससे भी पहले, और ये एंड होता है जब हम सेल्स कर देते हैं उसके भी बाद। तो अब हम देखेंगे कि इसकी सारी प्रोसेस क्या है। तो अगर हम डायग्राम के थ्रू पहले समझें, सबसे पहले हमारे पास है मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, मतलब कि हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना है, हमें डाटा गैदर करना है कि हम क्या डिसीजंस लेना चाहते हैं। जैसे कि हम जो है एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर की एनालिसिस करते हैं कि हमारे जो कंपटीशन में काम कर रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, या वो कैसे जो है उनकी स्ट्रेटजीज क्या है, उनके प्राइजेस क्या है, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। कस्टमर एनालिसिस, हम कौन सी टारगेट मार्केट जो है हमारी होगी, उसमें कौन कौन से जो है कस्टमर्स हमारी, मतलब कस्टमर्स जो हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, या वो क्या डिजायर्स रखते हैं, या वो क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में उनमें। और फिर हम करेंगे स्वॉट एनालिसिस, अपनी जो है इंटरनल एनालिसिस करेंगे कि हमारे पास जो है क्या हमारी स्ट्रेंथ्स है, क्या हमारी वीकनेसेस है, हम क्या अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं, और हमें किन थ्रेट से बचना है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मार्केटिंग प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में हम क्या करते हैं, मार्केट को डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि जो है हमने क्या कहा, पहले हम सिर्फ मार्केट रिसर्च करेंगे। अब जैसे हमारे पास मान लो टॉयज की मार्केट है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम कैसे टॉयज बनाना चाहते हैं। जो है एज ग्रुप जो है, मतलब कि 0 से 6 मंथ्स की बनाना चाहते हैं, 1 से जो है 0 से 6 मंथ्स की, या 6 मंथ से 1 ईयर की, 1 से 5 साल की सॉफ्ट टॉयज बनाना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं वो है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है हम जो है मार्केट को जो है एक वो करेंगे, मतलब फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, उसमें एक पर्टिकुलर जो है सेगमेंट को चूज करेंगे और वहां पे अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करेंगे। उसके बाद है डिजाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स।
मतलब कि जो हमारे 4 पीस होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उनके बारे में डिसाइड करेंगे। हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइस कैसे डिसाइड होगा, कितना होगा, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, और जो है प्रमोशन कि जो है हम कैसे जो है लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुँचाएँगे, कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद है 4th इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि जो है मार्केटिंग मिक्स को हमें एक्शन में लाना है, एग्ज़ीक्यूट करना है। तो जो भी हमारे पास जो है मतलब प्रोडक्ट हमने बनाए होंगे, हम एडवर्टाइज़मेंट्स करेंगे, जो है सेल्स प्रमोशन करेंगे, हो सकता है पर्सनल सेलिंग करें, उससे क्या है कैंपेन्स लॉन्च करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आएगा। उसके बाद हमने लास्ट में देखना है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। हमने कुछ जो है स्टार्टिंग में रखे होंगे, जैसे हमने जब टारगेट मार्केट फिक्स किया था, तो हमने रखा होगा कि हम इतनी सेल्स करेंगे और ये सारी चीज़ें। तो अगर जब हम जो है सेल हमने एक्चुअल में मार्केट में प्रोडक्ट ले आए, अब हम ये देखेंगे कि हमने एक्चुअल में कितनी सेल्स की है और जो है हमारे जो है प्लान्ड सेल से कितनी वेरिएंस है। तो हम जो है ये भी जो हम पढ़ते हैं कि हम वेरिएंस एनालिसिस करेंगे कि क्यों जो है हमारे पास डिफरेंसेस हैं। अगर ज़्यादा हैं तो भी हम क्यों हमने अंडर बजट किया जो है हमने कम फिगर्स को जो है देखा था कि हम इतनी ही सेल कर पाएँगे। मान लीजिए आपने 5,000 यूनिट सोचा था और आप 7,000 यूनिट सेल कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हमने जो है अपना प्लान कम का क्यों बनाया था? क्या रीज़न्स थे और क्या रीज़न है कि वो एक्सेस सेल हुई? और वहीं अगर कम सेल्स हुई है, मान लो 3,000 ही सेल हुई है, तो क्यों जो है वो कम हुई है? तो हमें वो सारे फिगर आउट करने हैं, उनके सॉल्यूशंस देखने हैं और हम फिर से जो है उसके लिए मार्केट को स्कैन करेंगे और जो है मार्केट को स्कैन करने के बाद फिर से प्लानिंग वगैरह करेंगे। तो मैं मार्केटिंग क्या है? एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। आइए अब इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, जो हमने कहा कि कुछ भी बेचने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम बेचना क्या चाहते हैं और उसकी ज़रूरत भी है कस्टमर्स को, उनकी नहीं है, मार्केट में नीड है कि नहीं। तो यही हम एनालिसिस करते हैं। तो इसको एनालिसिस करने के क्या-क्या वेज़ हैं या कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, मतलब कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, बिज़नेस एनवायरनमेंट, उसको हम स्कैन करते हैं। जैसे कि सोशल जो है एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, जो है इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, टेक्नोलॉजिकली, लॉ के हिसाब से, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो ये अलग-अलग फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। जैसे हम पैसल एनालिसिस भी कहते हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो है, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल। उसके बाद है कंपेटिटर एनालिसिस, मतलब कि हमारे कंपेटिटर्स है कौन? जो हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो एक्जिस्टिंग मार्केट में है अगर, तो कौन-कौन उसको बना रहा है, कितने रेट पे बना रहा है, वो क्या ऑफर कर रहे हैं, उनके पास क्या स्ट्रेंथ या वीकनेस है, या हम ये सर्वे कर सकते हैं कि कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट में क्या अच्छा नहीं लगता है और क्या अच्छा लगता है, ताकि हम जो है उन चीज़ों को अपने प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकें। जो अच्छा लगता है वो ऐड कर देंगे और जो नहीं लगता है उसको इम्प्रूव करने की ट्राई करेंगे। फिर है कस्टमर एनालिसिस, मतलब कि टारगेट ऑडियंस चाहती क्या है, उनका बाइंग बिहेवियर क्या है और उनके पेन पॉइंट्स क्या है, मतलब कि उनको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती, जो मैंने कहा कि कस्टमर का पूरा एनालाइज़ करेंगे। उसके बाद है इंटरनल असेसमेंट, मतलब कि जो है इवैल्यूएट करेंगे कंपनी की अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस को, अपॉर्च्युनिटीज़ और थ्रेट्स। तो हमेशा जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, वो हमारी इंटरनल होती है और अपॉर्च्युनिटीज़ और थ्रेट्स जो होते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल होते हैं। फिर है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, सेकंड जो है स्टेप है हमारा। इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारी रिसर्च कंप्लीट हो गई, अब हम एक जो है क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट कर देंगे और डिसाइड करेंगे कि हम क्या स्ट्रेटजी बनाएँगे उनको अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, एसटीपी फ्रेमवर्क, मतलब कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, मतलब कि एक पूरी मार्केट है, पहले हम उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब छोटे-छोटे हिस्सों में जो है मार्केट को डिवाइड कर देंगे। ये किसी भी बेस पे हो सकते हैं, जैसे कि ऐज के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, ज्योग्राफी के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस के बेसिस पे, इनकम ग्रुप के बेसिस पे। तो ये अलग-अलग मेथड्स हैं। ये सिमिलर नीड या कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम जो है डिवाइड कर सकते हैं। फिर है टारगेटिंग, कि अब हमने जो अलग-अलग, मान लो एक मार्केट है, हमने उसको जो है डिवाइड कर दिया, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में। तो अब हम क्या करेंगे, किसी एक मतलब कौन-सी मार्केट को हमें टारगेट करना है ये देखेंगे। मान लो हम ये चाहते हैं कि हम लोग जो है एडल्ट्स को टारगेट करेंगे, तो वो हम एडल्ट्स को सिलेक्ट कर देंगे। अब ये भी हो सकता है कि हमने उसमें भी पर्टिकुलर एडल्ट्स में भी क्या जो है मेन, वुमेन जो है जेंडर स्पेसिफिक हो जाएँ या इनकम स्पेसिफिक हो जाएँ, वो चीज़ हो सकती है। फिर है पोजिशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं किसी के सामने। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा सर्फ एक्सेल है या एरियल है, तो वो जो है अपने प्रोडक्ट को अलग-अलग तरीके से करते हैं। कई बार जो है लोग क्या कहते हैं, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से भी जो है प्रोडक्ट को बताते हैं और कई बार जो है लोग जो है प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह भी जो है अपने प्रोडक्ट को बताते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। तो पोजीशनिंग वही है कि कैसे जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो कैसे जो है पोजीशनिंग देखें, कि कैसे जो है उनका प्रोडक्ट देखें। जैसे हम एग्जांपल लें सर्फ एक्सेल और जो है व्हील का।
व्हेल बताता है अफोर्डेबिलिटी, कि ये अफोर्डेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। जबकि सर्फ एक्सेल बताता है क्वालिटी के बारे में, कि हमारी जो है क्वालिटी बहुत अच्छी है। और हमारे मन में भी ये कहीं न कहीं होता है कि व्हेल जो है वो सस्ता है, तो वो जो है कम क्वालिटी का होगा या ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, जबकि सर्फ एक्सेल जो है वो हम ये मानते हैं कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। उसके बाद है थर्ड, डिजाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स। अब जब हमने जो है मार्केट भी स्पेसिफाई कर दी, अब हम जो है मार्केटिंग मिक्स डिसाइड करेंगे। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, जो भी जो है सारे डिसीजंस हम लेते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, और उनको हम 4 एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम 4 पीस ऑफ मार्केटिंग का नाम भी देते हैं। इसमें है पहला प्रोडक्ट, कि हम एक गुड प्रोडक्ट जो है, कोई भी एक गुड सर्विस या गुड है, उसको जो है हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, जो कि टारगेट मार्केट जो हमारी है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हो। फिर है प्राइस, हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या रखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आगे अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, तो कि जो है हम क्या प्राइस रखें जिससे हमें प्रॉफिट जनरेट हो। फिर है प्लेस, हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, रिटेल स्टोर्स के थ्रू करेंगे, डायरेक्ट सेल्स करेंगे, उसमें भी जो है हम क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसके अलावा है प्रमोशन, मतलब कि जो है हम कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं कि हम लोगों को इन्फॉर्म कैसे करेंगे, बिलबोर्ड लगा के करेंगे, न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट देंगे, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देंगे, रेडियो पे देंगे या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करेंगे। तो वो जो है अलग-अलग है, और उसको सेलेक्ट करने की मेथड भी अलग है। अब अगर हमें ओल्ड एज के लोगों को टारगेट करना है, तो हम हो सकता है न्यूज़पेपर, रेडियो जो है या टीवी पे ऐड दें। तो हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि जो है जो बूढ़े लोग होते हैं वो नहीं यूज़ करते। तो उस हिसाब से हमें जो है स्ट्रैटेजीज़ सोचनी पड़ती हैं। फिर है फोर्थ, इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि प्लान तो हमारा सारा रेडी है, अब ये एक्चुअल स्टेप है जहाँ हम एक्शन ले रहे हैं। तो हमने जो भी प्लान किया होगा, सारे जो है हमने 4 पीस पढ़े और वो सब कुछ वो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब हम यहाँ करेंगे रिसोर्स एलोकेशन। सबसे पहले हम बजट साइंस करेंगे, पर्सनल लोगों को जो है करेंगे और टेक्नोलॉजी को देखेंगे कि कौन से जो है कैसे-कैसे जो है स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होंगे। सेकंड है कोऑर्डिनेशन, मतलब कि हम ये एंश्योर करेंगे कि जैसे मैंने कहा कि जो है मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन जो है बाकी और डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस है, तो वो सारे के सारे जो है अलाइन होके काम करें, ताकि जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें। उसके बाद है एग्जीक्यूशन, कि अब हम क्या करेंगे, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स को लॉन्च करेंगे, जो है उसके अलावा जो है प्रोडक्ट को रोल आउट करेंगे, मार्केट में दे देंगे, तो ये सारी चीज़। फिर है फिफ्थ, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। फाइनल स्टेप क्या है हमारा, कि हमें जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं, उनके जो है रिजल्ट्स क्या आए, हमें ये देखने हैं। तो हमने जो है प्लान किया था कुछ, अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल रिजल्ट्स को मेज़र करेंगे और उसके बेसिस पे कंपैरिज़न करेंगे कि हमने जो प्लान किया था वो अचीव हो पाया है या नहीं हो पाया। अगर हमने वो अचीव कर लिया है तब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ है, ओवर अचीव हुआ है या अंडर अचीव हुआ है। क्योंकि इक्वालिटी तो मोस्टली बहुत कम रेयर केसेज़ में आती है कि वो इक्वल हो, जितना प्लान किया उतना ही आएगा। हमेशा वेरिएंसेस होते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है परफॉर्मेंस को। तो हम कैसे कर सकते हैं, कितनी हमारी सेल्स वॉल्यूम है, मार्केट शेयर है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, या कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है। उसके अलावा गैदरिंग फीडबैक, हम जो है फीडबैक देखेंगे कि कस्टमर जो है क्या फीडबैक दे रहे हैं, उनकी सैटिस्फैक्शन लेवल क्या है, उनको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कितना हमारा जो है वो कस्टमर का रिपीट रेट है, तो वो चीज़ें देख लेंगे। मेकिंग एडजस्टमेंट्स, अगर हमारे जो है रिजल्ट्स हैं वो गोल से जो है पीछे हैं, मतलब हम जो है नहीं पूरी कर पाए, अचीव नहीं कर पाए अपने प्लान्ड जो है गोल को, तो हम क्या करेंगे, एनालाइज़ करेंगे, स्ट्रैटेजीज़ बनाएँगे नए, फिर से मार्केट रिसर्च करेंगे, ताकि जो है हम अपने जो है प्लान्स को अचीव कर पाएँ। इसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का जो है इवोल्यूशन कैसे हुआ? क्योंकि देखिए मार्केटिंग पहले ही तो ऐसा नहीं था कि कस्टमर की नीड को देख के ही और ये सारा हम काम करेंगे। तो हम जो है क्या देखते हैं, इसमें देखिए कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले है प्रोडक्शन कांसेप्ट, सेकंड है प्रोडक्ट कांसेप्ट, थर्ड सेलिंग कांसेप्ट, फोर्थ मार्केटिंग कांसेप्ट और फिफ्थ रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो ये क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले है प्रोडक्शन कांसेप्ट, मतलब कि क्या है कि हम लोग जो है सबसे पहले ऐसा मानते थे कि एक बार प्रोड्यूस हो गया, मान लो अगर बल्क प्रोडक्शन कर दी, तो उससे क्या होगा, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, कि बल्क प्रोडक्शन कर दी हमने, जो है अफोर्डेबल प्रोडक्ट दे दिए और मार्केट में रख दिए। अब जो है कंज्यूमर क्या करेंगे, कस्टमर हम उनको खरीद लेंगे। तो ये क्या था, मेजरली जो है बिज़नेस अपने में देखता था, वो बाहर का एनवायरनमेंट नोटिस नहीं करता था। उसके बाद उनको ये लगा कि नहीं, सिर्फ बल्क प्रोडक्शन से काम नहीं होगा, तो उन्होंने प्रोडक्ट कांसेप्ट ले आए। मतलब कि हम क्वालिटी देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, इनोवेशन देखेंगे। हम जो है स्ट्रैटेजी क्या थी कि कंटीन्यूअस प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, मतलब कि हम कंटिन्यू जो है प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे। और ये था कि सुपीरियर प्रोडक्ट्स, अगर क्वालिटी में अच्छे प्रोडक्ट्स हों, तो वो खुद को सेल कर लेते हैं। तो ये इनका बिलीफ था प्रोडक्ट कांसेप्ट का। फिर आया सेलिंग कांसेप्ट, मतलब कि
हमने प्रोडक्ट अच्छा बना दिया, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगानेंगे उसको बेचने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशन जो है वो ज़रूरत है। तो हम एडवर्टाइज़मेंट करेंगे, कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो खरीदें। उनको ज़रूरत हो ना हो फिर भी, जैसे पर्सनल सेलिंग वाले आते हैं, तो वो ज़बरदस्ती कोई बार कोई प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस करके बेच देते हैं कि हाँ, आपको ज़रूरत है, जबकि आपको ज़रूरत नहीं होती। तो वो हमारा सेलिंग कांसेप्ट है। उसके बाद है हमारा मार्केटिंग कांसेप्ट। मार्केटिंग कांसेप्ट में क्या आता है कि जो हम पढ़ रहे हैं कि हमने क्या करना है, पहले कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करना है, उस हिसाब से हमने उसकी फिजिबिलिटी देखनी है कि वो बन सकता है, नहीं बन सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, मार्केट देखना है, और फिर उस बेसिस पे हम प्रोडक्ट बनाएँगे और मार्केट में लॉन्च कर देंगे, और प्रोडक्ट सेल करने के बाद भी हम उनको आफ्टर सेल सर्विसेज़ देंगे। और उससे भी नया जो है कांसेप्ट डेवलप हुआ है, रिलेशनशिप मार्केटिंग। मतलब कि हम क्या कर बोलते हैं कि सिर्फ एक बार जो है प्रोडक्ट बेचना जो है काफ़ी नहीं है। क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर हम एक बार प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हम कस्टमर्स को हट के नहीं पूछ रहे हैं, तो क्या होगा कि हमें पता नहीं लगेगा, एक तो प्रोडक्ट की कमी है, फीडबैक नहीं मिलेगा। ऊपर से जो है हो सकता है कस्टमर जो है दूसरे प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म जो है रिलेशनशिप बनाने की ट्राई करते हैं, ताकि वो हमारा ही प्रोडक्ट खरीदें। इससे क्या होता है, रिटेंशन होती है कस्टमर्स की, लॉयल्टी जो है बनती है, और जो है पर्सनलाइज़ सर्विस देते हैं हम, कस्टमर की वैल्यू जो है प्रोवाइड करते हैं और हमें भी बेनिफिट होता है। तो ये था हमारा जो है बेसिक प्रोडक्शन कांसेप्ट, प्रोडक्ट कांसेप्ट, फिर उसके बाद जो है सेलिंग कांसेप्ट, मार्केटिंग और रिलेशनशिप। ये हमने डायग्राम के थ्रू पढ़ लिया, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में भी क्या, शॉर्ट में पढ़ लेंगे ताकि हमें याद हो जाए। प्रोडक्शन कांसेप्ट में क्या था, बल्क में प्रोडक्शन कर लो, लोग खरीद लेंगे। फिर आया प्रोडक्ट कांसेप्ट कि बल्क में प्रोडक्शन करके नहीं होगा, हमें जो है क्वालिटी प्रोडक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो हम प्रोडक्ट को भी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने लग गए। पर अब जो है क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने से भी नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, सेलिंग कांसेप्ट पे शिफ्ट हो गए। मतलब कि हमें जो है इंटेंसिव जो है वो करना पड़ेगा, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स करना पड़ेगा। जो है हमें जो है उसको परसुएड करना पड़ेगा लोगों को कि वो खरीद सकें उसको। तो हमें जो है वो भी है कि हेवी जो है एडवर्टाइज़मेंट करनी पड़ेगी, प्रमोशन करनी पड़ेगी, तो ये हुआ। उसके बाद आया मार्केटिंग कांसेप्ट कि हमें कस्टमर की नीड को ध्यान में रख के ही प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद हमें जो है वो करना है कि प्रोडक्शन कांसेप्ट, मतलब कि सब मर्ज होते हैं धीरे-धीरे। कि हमें जो है उनको जो है लो कॉस्ट पे भी देना है प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का भी देना है, जो है उनको प्रमोशनल एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये हमारा मार्केटिंग कांसेप्ट हो गया। और लास्ट में रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें क्या था कि अब हम जो है कस्टमर के साथ जो है रिलेशनशिप जो है बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं, कि उनके साथ हम जो है रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपका नंबर लेके जो है वो नंबर से लॉगिन करते हैं जब, तो आपको जो है धीरे-धीरे हर टाइम पे जो है रिमाइंडर मैसेजेस भेज देते हैं। जैसे फ़ोन पे, गूगल पे है, तो कई बार आपने रिचार्ज किया होता है, तो जब जैसे ही रिचार्ज खत्म होने वाला होता है, तो वो रिमाइंडर दे देते हैं कि ये लो कि रिचार्ज आपका खत्म होने वाला है, कर दो। या आपको लॉयल्टी पॉइंट्स दे देते हैं कि आप अगली बार जब जो शॉप करोगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारे जो है रिलेशनशिप मार्केटिंग के ही टेक्निक्स हैं। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग के फंक्शंस है क्या? सबसे पहले है रिसर्च एंड प्लानिंग। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और जो है मार्केट इन्फॉर्मेशन को देखते हैं और जो है एनालाइज़ करते हैं। इकट्ठा करके हम उसको एनालाइज़ कर लेंगे कि हमारे पास क्या-क्या है, अपॉर्च्युनिटी, थ्रेट, स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिशन कैसा है, प्रोडक्ट क्या बनाना चाहिए, वो सारी चीज़ें। फिर है मार्केटिंग प्लानिंग, कि अब रिसर्च के बेसिस पे मार्केटर एक डेवलप करता है प्लान को। उसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, स्ट्रेटजीज़ डिसाइड करते हैं, एक रोड मैप बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। उसके अलावा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, ठीक है, कि कैसे जो है प्रोडक्ट को शेप देनी है, कैसे रखना है, कि हाँ, ताकि हमारी कॉस्ट जो है इम्प्रूव हो सके, लोअर हो सके, और जो है लोगों को भी देखने में अच्छा लगे। उसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, मतलब कि स्टैंडर्डाइजेशन से ये इंश्योर होता है कि गुड्स जो है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपको टूथपेस्ट ले रहे हैं एक पर्टिकुलर साइज का, कोई जो है वो ले रहे हैं, जैसे मान लो सोप ले रहे हो, तो जो है, या कोई बॉटल जूस की ले रहे हो, तो उनका सबका स्टैंडर्ड साइज़ होता है और सेम टेस्ट होता है, तो वो है स्टैंडर्डाइज़ेशन। और ग्रेडिंग का क्या मतलब है कि अलग-अलग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को अलग-अलग हिसाब से ग्रेड कर दें। जैसे मैंने कहा कि एक ही कंपनी के अलग-अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। कई बार जो है एक ही कंपनी जो है कम दाम का प्रोडक्ट भी देती है, कई बार वो हाइली प्रीमियम प्रोडक्ट भी देती है, तो वो जो है वो ग्रेडिंग का पार्ट है। उसके बाद है जो पैकेजिंग एंड लेबलिंग, मतलब कि पैकेजिंग में क्या होता है कि हम रैपर और कंटेनर जो प्रोडक्ट का होता है उसको डिज़ाइन करते हैं। इसको हम इसलिए रखते हैं, एक तो वो जो है डैमेज से जो है उसको प्रोटेक्ट कर सके प्रोडक्ट को, ऊपर से उसको प्रमोशन में भी हेल्प करता है हमें अपने प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट से।
उसके अलावा इसमें जो है लेबलिंग भी है। लेबलिंग मतलब इन्फॉर्मेशन देते हैं हम कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने देखा होगा प्रोडक्ट का नाम जो है, प्राइस, एक्सपायरी वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में क्या है, ये एक नाम देते हैं, सिंबल देते हैं, डिज़ाइन देते हैं प्रोडक्ट को, ताकि जो है हम जो है उसको देख सकें कि हमारे पास जो है कौन-सा प्रोडक्ट कौन-सी कंपनीज़ का है। अगर हमारे पास जो है ब्रांडिंग नहीं होगी, अगर किसी चीज़ का लोगो नहीं होगा, तो हमें नहीं पता लगेगा कि कौन-सा प्रोडक्ट किस चीज़ का है। अब आप कुछ भी खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपको पता होता है कि ये किस चीज़ का है। जैसे अगर आप शूज़ भी खरीदे हैं, तो उसकी अलग-अलग ब्रांड्स हैं, तो आप जो है सिंबल देख के पता लगा सकते हैं। सबने अपने जो है लोगो तो मार्क किए होते हैं उन पे, तो आप उससे भी जो है आइडिया लगा सकते हैं। फिर है प्राइसिंग एंड प्रमोशन, कि हम प्राइसिंग क्या रखेंगे जो है प्रोडक्ट का। तो मार्केटिंग के फंक्शंस में प्राइसिंग भी आता है कि हम प्राइसिंग क्या रखेंगे, क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे, वो चीज़ें। और प्रमोशन में आता है कम्युनिकेट करना, कि हम पोटेंशियल कस्टमर के साथ जो है कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उनको कैसे परसुएड करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो बाय कर सकें प्रोडक्ट को। और इसमें जो है हम एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। फिर है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट, कि फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब कि जो है कैसे जो प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री से लेके कस्टमर के घर तक पहुंचेगा, ये सारा डिसाइड करना। तो इसमें क्या होता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी आते हैं, जैसे होलसेलर, रिटेलर्स, और हम मैनेज जो है इन्वेंटरी मैनेज की भी जो है बात करते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, कि जो है फिजिकली मूव करना, तो हम किस व्हीकल के थ्रू करेंगे, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू करेंगे, कहाँ से कहाँ को मूव करेंगे, तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएँगी। फिर है स्टोरेज एंड वेयरहाउस, मतलब कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा कंज़्यूम नहीं होते इमीडिएटली। जैसे मान लो अगर आप जूस बना रहे हो, तो ज़रूरी थोड़ी आप गर्मियों में ही प्रोडक्शन कर रहे हो, आप तो थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्शन कर रहे हो। अब हमें क्या है, हमें जो है कंज़्यूम वो मोस्टली समर्स में होते हैं, तो हमें करना पड़ेगा, उनको स्टोर भी करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें वेयरहाउसेज़ की हेल्प चाहिए। तो हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि हम अपने वेयरहाउस कहाँ एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि उससे भी कॉस्ट का एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर होता है वो, उससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वेयरहाउस कैसा चाहिए जो है, क्योंकि अलग-अलग टाइप के वेयरहाउस होते हैं, वो कैसा चाहिए, या फिर जो है कॉस्ट कितनी रखनी है, कहाँ पे रखना है, वो सारी चीज़ें भी हम डिसाइड करते हैं। और फिर है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अब मॉडर्न मार्केटिंग में हमने क्या कहा कि कस्टमर को हैप्पी रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करेंगे, उनको मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वारंटीज ऑफर करेंगे, टेक्निकल सपोर्ट देंगे। तो ये सारी जो है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में काम आ जाती हैं। तो जो आपने प्रोसेस में पढ़ा वही फंक्शंस हैं, जैसे कि जो है हमारे पास क्या है, मार्केट रिसर्च करना, जो है प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करना, ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग, जो है प्राइसेस डिसाइड करना, किस प्राइस पे बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना कि कहाँ बेचेंगे, किसके थ्रू बेचेंगे, जो है वेयरहाउस हो गया, स्टोरेज हो गया, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हो गया, ये सारे ही जो है मार्केटिंग के फंक्शंस हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मार्केटिंग मिक्स, तो मार्केटिंग मिक्स क्या है? 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। ये क्या है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, मतलब कि हमारे पास क्या है, मार्केटिंग मिक्स है कॉम्बिनेशन ऑफ 4 जो है पीस, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जो हमने ऊपर भी पढ़ा। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? जो गुड्स और सर्विसेज हम ऑफर करते हैं कस्टमर को, वो हमारा प्रोडक्ट है। इसमें हमारे जो है इसी से जो है ये मेन प्रोडक्ट है, और इसी से हम जो है कस्टमर को यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। फिर है प्राइस। प्राइस जो कस्टमर्स जो है पे कर रहे हैं उस यूटिलिटी या उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो इसमें क्या है, कितना प्राइस हो सकता है, क्या-क्या पॉलिसीज़ हो सकती है प्राइसिंग की, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और जो है कितना, मतलब जैसे कॉस्ट बेस्ड वगैरह भी हम प्राइस रखते कैसे हैं, और जो है स्ट्रैटेजी क्या रखते हैं प्राइस की, वो चीज़। फिर है प्लेस। प्लेस मतलब कि हम जो है कैसे कस्टमर तक गुड पहुँचाएँगे। जो देखो प्रोडक्शन होती है फैक्ट्रीज़ में, और जो है डिस्ट्रीब्यूशन होके जो है प्रोडक्ट कस्टमर को अपने पास चाहिए। अब आप यहाँ से अगर आपने कुछ असम की चाय लेनी है, तो आप असम नहीं जाओगे, आप अपने लोकल शॉप पे जाओगे, या आस-पास कहीं जो भी नियरेस्ट स्टोर होगा, अच्छा-सा उस पे जाओगे, और आप वहाँ पे जो भी आपको टी मिलेगी अच्छी-सी, आप वो ले लोगे। तो आपको जो है वहाँ तक प्रोडक्ट पहुँचना चाहिए। अगर मान लो कोई एक कंपनी है ए और कंपनी बी है, तो कंपनी ए अगर प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी बी भी बना रही है, पर वहाँ पे कंपनी बी का प्रोडक्ट है और ए का नहीं है, तो उससे क्या होगा, कंपनी ए का नुकसान है, बी फ़ायदे में है क्योंकि उसका प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँच रहा है। तो प्लेस वो चीज़ एंश्योर करता है, और उसके अलावा है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या है कि वो कम्युनिकेट करते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं और इसका ये यूज़ है, आपको इतने प्राइस पे मिल जाएँगे, आपकी यूटिलिटी क्या है, क्यों ज़रूरत है आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने की, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास प्रमोशन में आती हैं। और इसमें हम जो है एडवर्टाइज़मेंट पढ़ते हैं, पर्सनल सेलिंग पढ़ते हैं, सेल्स प्रमोशन पढ़ते हैं। अब देखिए इसको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है प्रोडक्ट, व्हाट आर यू ऑफरिंग, हम ऑफर कर क्या रहे हैं? तो प्रोडक्ट क्या है कि सर्विस या गुड जो भी हमने डिज़ाइन किया है ताकि हम कस्टमर की नीड को सैटिस्फाई कर सकें, उसको हम प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं। तो इसमें क्या है, फीचर्स, डिज़ाइन, ब्रांडिंग, क्वालिटी, जो भी ऑफर हुआ है वो।
ये इन प्रैक्टिस क्या है, हम जो है प्रोडक्ट जो है ज़रूरी नहीं फिज़िकल हो सकता है कि जो है वो जो है जैसे हमने कहा सर्विस भी हो, जैसे कि हम जो है एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है उनको जो है एजुकेट करते हैं, जैसे टीचर्स हैं, अब एजुकेट कर रहे हैं तो वो कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे, वो तो अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं। वैसा है, हो सकता है जो है प्रोडक्ट ही हो, जैसे शॉपकीपर जो है वो आपको सोप, टूथपेस्ट या जो है कोई भी बिस्किट्स वगैरह देता है तो वो प्रोडक्ट दे रहा है। हो सकता है कॉम्बिनेशन हो, जैसे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है जो कि खाना है और सर्विसेज़ भी मिल रही हैं, जो वेटर्स वहाँ पे सर्व कर रहे हैं आपको, तो वो सर्विसेज़ भी मिल रही हैं, तो वो भी कंबाइंड है, तो वो सारा का सारा जो है प्रोडक्ट में ही आ जाता है हमारे पास। उसके बाद है प्राइस। प्राइस क्या है? व्हाट इज़ द वैल्यू एक्सचेंज, कि हम जो है कितना जो है कस्टमर तैयार है देने के लिए या कस्टमर कितना तैयार दे रहा है, वो उसकी यूटिलिटी भी बताता है। हमें जो है प्रोडक्ट प्राइस जो है वो हमेशा रखना चाहिए यूटिलिटी के हिसाब से। अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ओवर पे कर रही हूँ, तो मैं उस प्रोडक्ट को अगली बार नहीं खरीदूँगी, क्योंकि अगर मेरे को उतनी सैटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रही, तो मैं उस प्रोडक्ट पे पैसा क्यों खर्चूँगी? तो वो चीज़ है प्राइस की। तो प्राइस क्या है? अमाउंट ऑफ मनी जो कि हम कस्टमर से एक्वायर करते हैं प्रोडक्ट के बदले, ठीक है? तो ये क्या है? ये एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स में जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है। बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, उनमें सिर्फ़ कॉस्ट लगती है, पर ये अकेला ऐसा है जो हमें रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अब जैसे इन्होंने एग्ज़ाम्पल हमने लिखा है कि अगर हम जो है सेलिंग एक सीए एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कोर्स रख रहे हैं, तो प्राइस जो है क्या है? मॉनेटरी फ़ी है कि हम कितनी फ़ी लेंगे। लेकिन जब हम यूट्यूब पे बात करते हैं तो हम जो है उसके लिए प्राइस क्या है, जो कस्टमर जो है अपनी अटेंशन पे कर रहा है, टाइम दे रहा है, एंगेजमेंट दे रहा है। जैसे अगर जो है यूट्यूब पे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है? उसपे लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो मेरे लिए वही प्राइस है, क्योंकि वही जो है मैं उसके बदले में आपको ऑफ़र कर रही हूँ कि आप मेरे को जो है देखें, आप सब्सक्राइब करें, आप जो लोग जो है लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप एप्रिशिएट करें, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप जो है मेरे को रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि आपको ये चीज़ इम्प्रूव करनी है। तो वो जो है प्राइस है पे करने का। मतलब वो प्राइस है तो वो अलग-अलग डिसाइड होता है। अब जैसे टीचर है, टीचर के लिए प्राइस क्या है? जो उसको सैलरी मिल रही है वो। तो ये अलग-अलग चीज़ें हैं। फिर है प्लेस, हाउ डज़ इट रीच द कस्टमर, कि कस्टमर के तक जो है कैसे पहुँचाना है, वो हमारा प्लेस है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन का नाम भी देते हैं, कि हम फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर तक कैसे पहुँचाएँगे, इसी को हम जो है प्लेस का नाम दे देते हैं। ये क्या है? इट इज़ अबाउट पुटिंग द राइट प्रोडक्ट इन राइट प्लेस एंड राइट टाइम, कि राइट प्रोडक्ट जो है वो राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे होना चाहिए। तो जैसे फिजिकल गुड्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, होलसेलर्स हैं या डिजिटल एजुकेशनल कंटेंट है। तो जैसे अगर हमारी बात करें तो हम लोग जो है कहाँ दे रहे हैं? यूट्यूब पे दे रहे हैं। अब आप सर्च करोगे आपको मिलेगा, तो आप ये जो है देख सकते हैं। वहीं हम बात करें किसी प्लांट की, जैसे मान लें हम जो है माज़ा की बात कर रहे हैं। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो जो है कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, तो हम माज़ा की बात करें, तो जो है माज़ा जूस जो है हम क्या करते हैं, या तो फ्रूट जूस पी लेते हैं, जो हमें लोकल मिलता है, या फिर हम जो है इन पे भी प्रेफ़र करते हैं। कई कोल्ड ड्रिंक्स प्रेफ़र करते हैं, कोक प्रेफ़र करते हैं। तो वो जो है वहाँ पे लेंगे तो उनको कोक तक पहुँचाना पड़ेगा। अगर वो एक ही जगह रखेंगे तो उनकी सेल नहीं होगी। तो ये हमारे प्लेस की इम्पोर्टेंस है कि वो राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, कोक ही होना चाहिए सही जगह पे और सही टाइम पे। फिर है प्रमोशन, कि आप उनको कम्युनिकेट कैसे करते हो। तो प्रमोशन में सबसे पहले क्या है कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो एक बिज़नेस जो है कंडक्ट करता है कम्युनिकेट करने के लिए अपने प्रोडक्ट की यूटिलिटी, मेरिट्स जो है, ताकि टारगेट कस्टमर्स जो हैं वो उसको बाय कर सकें। तो इसको हम जो है प्रमोशन का नाम दे देंगे। प्रैक्टिस में क्या होता है कि ट्रेडिशनल एडवर्टाइज़मेंट कैसी होती थी? जैसे जो है हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन जैसे वीडियो टाइटल के लिए करते थे। पहले क्या होता था, एडवर्टाइज़मेंट दे दी न्यूज़पेपर में, ठीक है, रेडियो में दे दी, ठीक है। आज की डेट में जो है वो धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। धीरे-धीरे भी क्या, आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा वो चेंज हो चुका है। जैसे अब हम अगर एड्स देनी हो, तो हम क्या करते हैं, हम जो है कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स हम हैं, उनको हम कहते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको प्रमोट कर दो। वो करते हैं, या हम जो है बिलबोर्ड्स वगैरह लगा लेते हैं। मीम्स के थ्रू जो है आजकल जो है सोशल मीडिया के थ्रू वो पब्लिसिटी हो रही है कि उनपे मीम्स बना देंगे। कई बार नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं ताकि लोग प्रोडक्ट के बारे में जानें। तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ 7 पीस। हमने जो है 4 पी तो पढ़ लिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। पर अगर बात करें हम जो है 7, तो हमारे पास जो है आगे, क्योंकि हमारी मार्केट एक्सपेंड हो रही है, तो हम जो है पीस को भी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सटेंडेड मार्केट पीस में आते हैं, जो बाकी 3 हैं। पीपल, पीपल मतलब जो स्टाफ है, सेल्स पर्सन है, कोई कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी है, तो वो जो डिलीवर कर रहा है सर्विस को, जो भी हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, प्रोडक्शन में है, सेल्स में है, एम्प्लॉयी कॉर्पोरेट में है, तो वो सारे पीपल में आ जाते हैं। फिर है प्रोसेस, मतलब कि जो भी सिस्टम या जो वर्क फ्लो, जो प्रोसेस यूज़ हो रही है सर्विस को डिलीवर करने में, तो उसको जो है हम प्रोसेस का नाम दे देंगे। फिर है फिजिकल एविडेंस,
मतलब कि टेंजिबल आइटम्स जो कि एक सर्विस एनवायरनमेंट ही है। जैसे कि जो है अगर मान लो कोई ब्रांडिंग है, कोई क्वालिटी है, अब अगर मैं जो है आपको जो है एक पीडीएफ दे दूँ, ऐसा बोल दूँ कि ये टॉपिक है पढ़ लो, तो ये चीज़ नहीं है, तो आपको जो है क्वालिटी चाहिए। तो फिजिकल एविडेंस में मतलब क्वालिटी जो टेंजिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी सर्विस एनवायरनमेंट में वो। फिर उसके बाद आया 4 पी ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। अब हम जो है हमने समराइज़ में पढ़ा, वैसे तो हमने डिटेल भी पढ़ दिया। अब इसमें कुछ कांसेप्ट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, हमें वो ध्यान से देखने हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट मिक्स की बात करें, तो प्रोडक्ट मिक्स की डेफिनिशन क्या है? अगर थ्योरेटिकल पेपर है, जो है आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो आपको ये डेफिनिशंस देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। अगर जो है सब्जेक्टिव पेपर है, तो आप जो है फिर भी मेन-मेन पॉइंट्स जो है वो देख सकते हैं। पर अगर सब्जेक्टिव पेपर ना होके डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप कांसेप्ट को ध्यान से सुनें, ताकि अगर आपको याद भी ना रहे पढ़ के, तो भी आप ये चीज़ कर सकें कि आपको जब कांसेप्ट याद रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली डेफिनिशन लिख लेंगे। अब जैसे प्रोडक्ट मिक्स है, हमने क्या कहा, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे डिसीज़न्स हैं, वो हमारे जो है प्रोडक्ट मिक्स में आ जाते हैं। अब इसमें हमने जैसे पढ़ा था ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, तो ये प्रोडक्ट मिक्स का पार्ट है। और हम क्या करते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स को देखने के लिए कुछ डायमेंशंस को भी स्टडी करते हैं। जिसमें हमारे पास क्या आता है, प्रोडक्ट विड्थ, प्रोडक्ट लेंथ, प्रोडक्ट डेप्थ और कंसिस्टेंसी। सबसे पहले है विड्थ, या इसको ब्रेड्थ भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि देखिए विड्थ मतलब कितना लंबा है, मतलब कि हमारे जो कितने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स हैं हमारे पास। प्रोडक्ट लाइन्स जैसे कि हम बात करें, कोई भी एक कंपनी, जैसे टाटा है, टाटा का जो है क्या है, स्टील में भी है, कंज्यूमर्स में भी है, या रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का जो है पेट्रोलियम में है, कम्युनिकेशन में है, वो कपड़ों में है, फैशन में है, वो हर जगह है, मतलब काफ़ी जगह जो है उन्होंने बिज़नेस किया है, तो उनकी प्रोडक्ट लाइन बहुत लंबी है। तो वो हो गया विड्थ, कि कितने नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स एक कंपनी में है, उसको हम प्रोडक्ट विड्थ या ब्रेड्थ का नाम दे देते हैं। और एक प्रोडक्ट लाइन क्या है, ग्रुप है क्लोज़ली रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। मतलब कि एक वाइडर प्रोडक्ट मिक्स, जो कि जो है हेल्प करती है कंपनी को कि अपने रिस्क को वो डाइवर्सिफाई करे, या फिर जो है कंज्यूमर नीड्स के ब्रॉडर मतलब एस्पेक्ट को देख सके, हम ज़्यादा जो है कंज्यूमर्स के जो है नीड्स को सैटिस्फाई कर सकें। अब सबसे पहले एग्जांपल की बात करें, तो एक पर्सनल केयर जो है उसके 3 प्रोडक्ट लाइन्स हो सकते हैं, जैसे हेयर केयर हो सकता है, स्किन केयर हो सकता है, ओरल केयर हो सकता है। तो ये हमारा विड्थ है। फिर आया हमारे पास लेंथ। लेंथ की हमारे पास कितनी आइटम्स हैं उस एक पर्टिकुलर जो है या सभी में जो है प्रोडक्ट लाइन्स में, तो वो हमारी लेंथ हो गई। जैसे कि जो है ये क्या बोलते हैं कि सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, की सब एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो कंपनी बेच रही है उसको हम जो है लेंथ का नाम देते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। एग्जांपल की बात करें, अगर कंपनी जो है 5 टाइप ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स बेच रही है, 4 टाइप ऑफ स्किन प्रोडक्ट्स बेच रही है और 3 टाइप ऑफ ओरल केयर प्रोडक्ट्स बेच रही है, तो हमारी लेंथ कितनी होगी टोटल, मतलब 5 और 4 9 और 3 12, तो हमारी जो है प्रोडक्ट लेंथ 12 है, ना कि जो है हम अलग-अलग देखेंगे। तो प्रोडक्ट लेंथ में सम टोटल ऑफ ऑल द नंबर ऑफ आइटम्स जो है आ जाता है। उसके बाद है डेप्थ। डेप्थ मतलब कि कितने ज़्यादा प्रोडक्ट है एक ही प्रोडक्ट के अंदर भी, वो भी जो है वेरी करता है। तो डेप्थ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेरिएशंस ऑफर्ड फॉर ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट इन द लाइन। जैसे कि जो है साइज़ में हो सकता है, कलर में हो सकता है, फॉर्मूलेशन में हो सकता है, फ्लेवर में हो सकता है, जैसे सोप्स ही हैं। सोप्स में भी कितने टाइप के हैं, कोई जो है जैसे जो है हम चंदन का बोल देते हैं, नीम का बोल देते हैं, रोज़मेरी हो गया, जो है लेवेंडर हो गया, हम अलग-अलग, और उसमें भी जो है हम क्या करते हैं, कई हम जो है परफ्यूम के हिसाब से करते हैं, कई बॉडी सेंसिटिविटी के हिसाब से करते हैं, स्किन इश्यूज़ के हिसाब से करते हैं कि ऑयली जैसे हेयर्स है तो ऑयली हेयर के लिए हो सकता है, या स्किन की बात करें फेस वॉश की तो जो है ड्राई स्किन हो गई, ऑयली स्किन हो गई, अलग-अलग चीज़ें हैं, तो उस चीज़ में देख सकते हैं। उसके अलावा एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है कि एक डीपर प्रोडक्ट मिक्स, ये जो है कंपनी को क्या करती है, टारगेट करने में हेल्प करती है हाइली स्पेसिफिक जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी में। जैसे हम बात करें ओरल केयर की, तो हमने क्या किया कि कंपनी जो है स्पेसिफिक ब्रांड बेचती है टूथपेस्ट का, तो उसमें 4 हो सकते हैं, उसके अलग-अलग फ्लेवर जैसे मिंट और सिनेमन हो सकता है, उसमें भी अलग-अलग साइज़ेज़ हो सकते हैं, तो वो हमारा जो है डेप्थ बता देता है। फिर है कंसिस्टेंसी, मतलब कि जो अलग-अलग प्रोडक्ट्स जो है लाइन हम बेच रहे हैं, उसमें कितने इंटर रिलेटेड हैं। जैसे मैंने कहा कि स्टील और कम्युनिकेशन, वो आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, तो उनकी कंसिस्टेंसी लो होगी। पर अगर मैं वही बात करूँ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की है, हेयर केयर है, तो वो सारे जो है कंज्यूमर गुड्स हैं, तो उनका हम कहीं न कहीं कह सकते हैं कि हाँ, वो जो है थोड़े कंसिस्टेंटली जो है प्रोडक्ट लाइन। तो कंसिस्टेंसी क्या बताती है कि जो प्रोडक्ट्स हैं अलग-अलग वो कितने जो है रिलेटेड हैं एक-दूसरे से। तो इसमें हम क्या करेंगे, उनका एंड यूज़ देखेंगे, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखेंगे या और फैक्टर्स देखेंगे। तो हाई कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि जो है सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन और टारगेट मार्केट है, जो कि मार्केटिंग ईज़ियर बना देता है। अगर वहीं बात करें हम लो कंसिस्टेंसी, मतलब कि जो है कंपनी बहुत डाइवर्सिफाइड है और जो है डिफरेंट-डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें। फिर आया एग्ज़ाम्पल कि पर्सनल केयर।
जो कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स है जो है वो हाईली कंसिस्टेंट है। तो जो है जैसे कि हेल्थ और ब्यूटी अगर वो साथ में ले रहे हैं तो, लेकिन अगर वो अलग-अलग चीज़ें ले रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो अगर हम फिर से एक बार रिवाइज़ करें तो क्या है इसमें विड्थ, लेंथ, डेप्थ और कंसिस्टेंसी। विड्थ कितनी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स हैं, लेंथ टोटल नंबर ऑफ जो है आइटम्स कितनी है इंडिविजुअल आइटम्स, डेप्थ में क्या आ गया कि एक ही जो है प्रोडक्ट लाइन में कितने जो है आइटम्स हैं वो, और कंसिस्टेंसी कि वो आपस में कितने इंटररिलेटेड है। फिर है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है कि एक प्रोसेस है जिससे हम जो है अपने प्रोडक्ट को औरों के प्रोडक्ट से डिस्टिंक्ट बनाते हैं, मेमोरेबल बनाते हैं, पॉजिटिव परसेप्शन लेके आते हैं अपने प्रोडक्ट, सर्विस या कंपनी के बारे में कंज्यूमर के माइंड में। ठीक है? ब्रांडिंग हम क्या करते हैं, अलग प्रोडक्ट को अलग करने के लिए करते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स हैं ब्रांड के, क्या हैं? सबसे पहले जो है देखिए ब्रांड आइडेंटिटी जो कि टेंजिबल है, ये एक विजुअल या वर्बल एक्सप्रेशन है ब्रांड का। जैसे कि जो है लोगो हो गया, कोई कलर हो गया स्पेसिफिक, टाइपोग्राफी हो गया, कोई टैगलाइन हो गई, जैसे या फिर ओवरऑल डिज़ाइन स्टाइल जो भी हो गया। तो जैसे जो है हमारे पास क्या है एजुकेशनल चैनल है, तो अगर आप देखोगे, अगर आप सर्च करोगे तो आप जो है मेरे नाम से सर्च करोगे, आपको पता है कि शिक्षा सागर जो है चैनल है, तो आप उसके नाम से सर्च करोगे। ना जो है आप क्लियरली डिस्टिंग्विश हो जाएगी वो चीज़। अगर मैं इसमें ना लिखूँ या मैं आपको जो है ना स्पेसिफाई करूँ, तो आपको नहीं पता लगेगा। वो चीज़ है, जैसे अगर जो है हम बात करते हैं पेटीएम की है, तो पेटीएम का अपना लेगो लोगो है, फ़ोनपे का अपना लोगो है, उनके जो है अपनी-अपनी टोन्स हैं, जो है जिंगल्स हैं, तो वो चीज़ें हैं। फिर है ब्रांड इमेज, इंटेंजिबल जो होती है। ब्रांड इमेज इंटेंजिबल, जैसे जब हम टाटा का नाम लेते हैं, तो हमारे दिमाग में ऑटोमैटिकली क्या आ जाता है कि वो सोशल वर्क में ज़्यादा हैं। तो हम यही करते हैं कि अगर हम टाटा का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम भी सोशली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। तो ये है कि ऑडियंस कैसे जो है ब्रांड को देखती है, उसको हम ब्रांड इमेज का जो है पार्ट मान लेते हैं, मतलब ब्रांड इमेज कह देते हैं। हम आइडेंटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन हम जो है कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है वो नहीं कर सकते। जो है मतलब कैलकुलेट कि हाँ ठीक है। जैसे अगर हमें लगता है कि कोई कंपनी फ्रॉड है, जैसे मान लो आपने किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा था, अब वो अच्छा नहीं निकला, तो अगली बार के लिए आप जो भी प्रोडक्ट देखोगे आप दूसरों को भी यही कहोगे कि अरे ये तो बेकार है। तो ये जो है ब्रांड इमेज का पार्ट है। इसके बाद है ब्रांड पोजीशनिंग। तो इसमें क्या है, ये ब्रांड जो है खुद को कॉम्पिटिटर से जो क्या करती है वो डिस्टिंग्विश करती है, और वो कहाँ सिट कर मतलब मार्केट में क्या जगह है उसकी वो बताती है। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदे किसी और के ऊपर, तो वो है जैसे हम क्या करते हैं, कई बार जो है हो सकता है क्वालिटी के बेस पे हो, जैसे अगर हम बात कर रहे थे सर्फ एक्सेल और व्हील की, तो जो है कई बार क्या करते हैं लोग, अगर उनको जो है मतलब जैसे हम ईज़ी की बात करते हैं, तो ईज़ी जो है वो हमने स्पेसिफिकली विंटर क्लॉथ्स के लिए बना दिया। तो जो ब्रांड है वो बोलती है कि अगर विंटर क्लॉथ्स हैं तो आप ईज़ी यूज़ करो, समर क्लॉथ के लिए हमने सर्फ एक्सेल को कर दिया, या हमने उसको जनरलाइज़ किया है कि हाँ, हर एक टाइप के प्रोडक्ट के लिए हम सर्फ एक्सेल यूज़ कर सकते हैं। तो वो ब्रांड पोजीशनिंग है। अब आप जब भी जो है क्या करोगे, वूलन क्लॉथ्स की बात करोगे कि अरे मेरे को सर्दियों के कपड़े धोने हैं, तो हर कोई अगर आप पूछोगे किसी से कि मैं क्या यूज़ करूँ, तो वो बोलेगा ईज़ी यूज़ करो। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिकली वूलन क्लॉथ्स के लिए है। तो वो एक तरीके की ब्रांड पोजीशनिंग हो गई है, जो आपके माइंड में जो है वो आ चुकी है। फिर है ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी क्या है? कमर्शियल वैल्यू, ये जो कस्टमर परसेप्शन से आती है। अगर हाई ब्रांड इक्विटी है, मतलब कि जो है पीपल जो है, जो लोग हैं वो लॉयल हैं आपके ब्रांड को, वो आपके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। अगर जो है वो लो है, तो मतलब कि आपके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे वो, तो ये हमारी ब्रांड इक्विटी हो जाती है। फिर है ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इफेक्टिव ब्रांडिंग जो है वो हेवी लिफ्टिंग होती है, मतलब बिज़नेस को लिफ्ट करती है बहुत ज़्यादा अलग-अलग वे में। जैसे कि सबसे पहले तो ब्रांडिंग से हमने जो बेसिक कहा था, डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है। एक पूरा मार्केट है, अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको नहीं पता लगेगा कि आपको कौन-सा प्रोडक्ट खरीदना है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के ले जाओगे। जैसे कि अगर बात करें, जैसे कई बार क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हाँ, आप जो है मेरे को टूथपेस्ट दे दो, अगर पूछें भी तो कोई भी दे दो जो भी ठीक-सा है, तो वो। या अगर आपके माइंड में स्पेसिफिक अपन इमेज बनाई हुई है कि जैसे कोलगेट, हम बोलते हैं टूथपेस्ट को भी हम कोलगेट बोलते हैं कि अरे कोलगेट दे दो, तो वो चीज़ भी क्या है, एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करती है। उसके बाद जो है दैट इज़ मेक ए स्टैंडर्ड कप ऑफ कॉफी, जो स्टारबक्स में है और जो कहीं और है, उसमें जो है फ़र्क है। फिर है बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, मतलब कि एक प्रोफेशनल अपीयरेंस या कंसिस्टेंट, हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे जो है ट्रस्ट और क्रिएटिविटी आती है। हम जब बार-बार किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन में ये ट्रस्ट होता है कि नहीं, ये जेन्युइन है। अगर मान लो आप 2-4 दिन से जो है कुछ खरीदने की ट्राई कर रहे थे। आपके पास एडवर्टाइज़मेंट आ रही थी किसी एक प्रोडक्ट की, पर वही जो है एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में है, 2 प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, एक है जिसकी आपको ऐड दिख रही थी बार-बार, दूसरा है जो आप नहीं जानते। तो आप उसको प्रेफ़र करोगे जो आपके पास ऐड आ रही थी। क्यों? क्योंकि आपने उसको देखा हुआ है, तो कहीं न कहीं वो सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस आती है कि नहीं, इस प्रोडक्ट के बारे में देखा है तो ये अच्छा होगा शायद। कि दूसरे वाले में तो पता ही नहीं है हमें कि है क्या, तो उसमें हम कैसे जो है ट्रस्ट शो कर दें अपना।
वो चीज़। फिर है फोस्टर जो है कस्टमर लॉयल्टी, कि जब कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है ब्रांड के साथ जो है लॉयल हो जाते हैं, उनको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, तो वो जो है कस्टमर के साथ लॉयल हो जाते हैं, मतलब वो उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। जैसे अगर आप बात करो, कोई एक कंपनी है, अगर आप उसका हैंड वॉश यूज़ कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अरे इसका हैंड वॉश तो बहुत अच्छा है, तो आप धीरे-धीरे, आप हो सकता है आप ये बोलो कि चलो एक बार शैम्पू ट्राई करके देखते हैं, तो आप शैम्पू ट्राई करोगे। अगर आपको लगता है कि अरे शैम्पू भी अच्छा है, तो आप जो है फेस वॉश ट्राई कर सकते हो, वो देख सकते हो। तो वो चीज़ें हैं कि ये कस्टमर लॉयल्टी बनाती है। इससे क्या होगा, आप औरों को भी रिकमेंड करोगे और खुद भी उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करोगे। फिर है सपोर्ट मार्केटिंग एफर्ट्स, कि अगर एक अच्छी ब्रांड, अगर जो है लोग डिफरेंशिएट कर पाएँगे हमारे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से प्रोडक्ट के, तभी जाके हमारी एडवर्टाइज़मेंट का भी बेनिफिट है, तभी जाके जो है लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। फिर उसके बाद जो है प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ ब्रांड, कि हम एक ब्रांड को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अब ये बात है, तो ब्रांडिंग क्या है, एक ऑनगोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस है, जिसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है, डिफाइन द टारगेट ऑडियंस। हम क्या करेंगे, टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर देंगे कि हमें टारगेट किसको करना है। हमें पता होना चाहिए कि हमें स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, ठीक है। हमें जो है ओल्ड एज ग्रुप्स के हिसाब से देख सकते हैं कि बच्चों को करना है, एडल्ट्स को करना है, ओल्ड जो लोग हैं उनको करना है, या प्रोफेशनल्स को करना है। तो उसी से जो है हमारी स्ट्रेटेजी बिल्ड होती है। फिर है डिटरमिन द ब्रांड मिशन एंड वैल्यूज। हमारा पर्पस क्या है, हमने जो प्रोडक्ट बनाया है या सर्विस बनाया है, उसका क्या पर्पस है, वो क्यों जो है किसी को लेना चाहिए, या हमारी कंपनी है उसकी क्या एक ऐसी बात है जो लोगों को पसंद आए, तो हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है मार्केट में। उसके अलावा है डेवलप द विजुअल एसेट्स, मतलब कि जो है क्रिएटिव वर्क जो है, डिज़ाइनिंग जो लोगो है या ब्रांड कलर है या हम टेम्पलेट है, हमें ऐसा कुछ डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जो अट्रैक्टिव हो, लोग दूर से देख के जो है अट्रैक्ट हों उसकी तरफ। अगर हम ऐसे डल से कलर्स को यूज़ करेंगे, तो कोई नहीं देखेगा। तो उस चक्कर में क्या होगा कि हमारा प्रोडक्ट जब कोई देखेगा नहीं, तो वो बिकेगा नहीं, क्योंकि वो कहावत है ना कि जो दिखता है वही बिकता है। तो जो हमें जो है विजुअली अपीलिंग लगता है, हम उसी को खरीदने की ट्राई करते हैं। तो इसीलिए क्या है, हमें विजुअल एसेट्स को डेवलप करना है। उसके बाद है एस्टेब्लिश अ ब्रांड वॉइस, मतलब कि जो है हम, जैसे आपने देखा होगा ब्रांड वॉइस, आप ये बोल सकते हो कि पर्सनैलिटी जो कि कम्युनिकेट करेगी, या जैसे हम बोल देते हैं कि वो है ब्रांड को स्पॉन्सर स्पॉन्सर भी नहीं, मतलब जैसे टर्म जो है वो होती है कि एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर, कि जो है कोई एक पर्टिकुलर हम एक्टर ले लेते हैं या किसी स्पोर्ट्स पर्सन को ले लेते हैं और वही हमारे एड्स करता है, तो वो एक तरीके से ब्रांड ब्रांड वॉइस भी हो जाती है। और मेंटेन कंसिस्टेंसी, हमें जो है ब्रांड को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए, मतलब कि अगर एक कोई प्रोडक्ट है, हमें उसको डिस्ट्रीब्यूशन देखनी चाहिए कि वो अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि वो अवेलेबल ही ना हो मार्केट में एट द टाइम, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो भी जो है मतलब ठीक, ऐसा ना हो कि हम एक बार बना रहे हैं, साल के बाद हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, उसके बाद हम नया प्रोडक्ट ले आए, तो वो भी नहीं चीज़ है। हमें जो है कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी उन चीज़ों में। और जो है जैसे पोजीशनिंग है, तो हम पोजीशनिंग की या एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही कंसिस्टेंट रहना है। अगर हम जो है एड्स बना रहे हैं, हमें उसी पर्सपेक्टिव में एड बनानी है। ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट में हम कुछ और कह रहे हैं, दूसरे में कुछ और कह रहे हैं। तो वो चीज़ भी हमें देखनी है। तो इसमें क्या है, प्रोसेस में सबसे पहले टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करेंगे, फिर हम अपने मिशन और वैल्यूज़ को देख लेंगे। फिर विजुअल एसेट्स क्रिएट करेंगे जो देख के लोग पहचान सकें। एक ब्रांड वॉइस को एस्टेब्लिश करेंगे और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे। इसके बाद है हमारे पास कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांडिंग, कि ब्रांडिंग से रिलेटेड हमारे पास क्या-क्या कॉमन टर्म्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रांड, तो ब्रांड क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, इसमें सब कुछ आता है। मतलब कि जो है टर्म, नेम, साइन, सिंबल, डिज़ाइन, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है, इसको हम जो है ब्रांड कह देते हैं, और इससे हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं दूसरों के प्रोडक्ट से इन सिंपल मैनर। तो हम क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉमिस, रेपुटेशन, परसेप्शन, जो कि एक कस्टमर के माइंड में रहता है। जैसे कि मैंने बोला था टाटा का, तो जब हम टाटा का नाम सुनते हैं, तो हमारे पास ट्रस्ट और रिलायबिलिटी आ जाती है कि नहीं यार, ये तो अच्छा ही प्रोडक्ट होगा। तो वो चाहे कार हो, चाहे सॉल्ट हो, चाहे वो स्टील हो। उसके बाद है ब्रांडिंग। देख, ब्रांड जो है वो क्या है, नाम, लोगो, साइन, कुछ भी। ब्रांडिंग क्या है, जब आईएनजी लग गया, मतलब एक प्रोसेस। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ब्रांड को क्रिएट करते हैं, बिल्ड करते हैं या फिर मैनेज करते हैं। तो ये जो है डेलिब्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो कंपनी यूज करती है, ताकि पीपल के, जो लोगों के मन में जो है, हम क्या कर सकते हैं, परसेप्शन बना सकते हैं, ब्रांड जो है लॉयल्टी बना सकें वो। इसके बाद जैसे रेड बुल है, तो रेड बुल जो है स्पॉन्सर करता है एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इवेंट्स को, स्पेस जंप्स को। जो है ऑनगोइंग एक्शन क्या है, ब्रांडिंग, ताकि जो है लोग उसको दिखें और उसमें जो है ट्रस्ट बिल्ड कर सके। फिर है ब्रांड नेम, जैसे कि ब्रांड नेम क्या है, स्पेसिफिक पार्ट है ब्रांड का, जो कि हम जो है वोकलाइज, जो हम बोलते हैं, जैसे कि जो है हम मैगी, केएफसी, जोमेटो, स्विगी बोल सकते हैं आप। तो ये जो है अलग अलग जो है वर्ड्स हैं जिनको हम प्रेफर करते हैं, प्रोडक्ट की कंपनी जो है बोलते हैं। फिर है ब्रांड मार्क, जैसे हमने जो है क्या किया है,
साइन देख लिया है, तो जो है इसको हम देख सकते हैं पर बोल नहीं सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जो है नाइकी का शूज़ है, जैसे जो एप्पल है, अगर आप जो है कहीं भी वो जो हाफ जो है, वो जो बीटन एप्पल है, वो आप देख लेंगे कि हाँ, वो जो है एप्पल है हाफ, तो आप देख लेंगे कि वो एप्पल का प्रोडक्ट है, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता लग जाएगा कि वो है। जैसे कि जो है एनबीसी नेटवर्क है, उसके पीकॉक फेदर्स जो है लोगो में हैं, तो आप उसको देख के आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। फिर है ट्रेडमार्क। मतलब कि ट्रेडमार्क क्या है, जब हम किसी भी जो है ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो को जो है हम क्या करते हैं, लीगली प्रोटेक्ट कर देते हैं कि वो हमारा है और उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो हम उसको ट्रेडमार्क का नाम दे देते हैं। अब जब एक ट्रेडमार्क या ब्रांड मार्क जो है गवर्नमेंट में रजिस्टर हो जाता है हमारे नाम से, तो उसको ट्रेडमार्क कह देते हैं। तो ये जो है ओनर को एक्सक्लूसिव राइट देता है कि वही यूज़ कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। तो जो ये सिंबल दिया है आर रजिस्टर्ड, या फिर जो है टीएम दिया है ट्रेडमार्क सिंबल, तो ये कंपनीज यूज करती हैं कई बार अपने लोगों के साथ। तो उससे जो है पता लग जाता है कि ये रजिस्टर्ड है और इसको कोई और यूज नहीं कर सकता। फिर है क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, कि जो है हमारे पास एक अच्छे ब्रांड नेम की क्या क्वालिटीज हैं। सबसे पहले क्या है, शॉर्ट सिंपल एंड इजी टू प्रोनाउंस। मतलब कि हमारे पास क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और बोलने के लिए इजी होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। जैसे जियो है, लक्स है, सर्फ है। अगर मैं कोई एक ऐसा टेक्निकल नाम दे दूँ, जिसका जो है लोगों को प्रोनाउंस करना ही ना आए, तो वो हो सकता है कि मार्केट में जाएँ, उनको प्रोडक्ट तो वही लेना है, लेकिन जब वो शॉपकीपर पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, वो नहीं बोल सकता, वो हेजिटेट करेगा और वो कोई और प्रोडक्ट ले लेगा। तो उस चीज़ की वजह से क्या है, हमारी मार्केट जो है सेल्स कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, शॉर्ट, सिंपल और ईज़ी टू प्रोनाउंस नेम रखना है। फिर है सजेस्टिव, कि नेम जो है क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बताता हो। कि ऐसा ना हो कि जो है हम कुछ और प्रोडक्ट रख लें और उसका मीनिंग ही कुछ और हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने बोला उजाला, तो ये क्या है कि ब्राइटनेस या विटनेस करता है। फेयर एंड लवली, कि ये जो है ब्यूटी प्रोवाइड करता है वैसे। फिर है उसके बाद डिस्टिंग्विश्ड और यूनिक, मतलब कि जो है वो अलग-सा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और डिफरेंशिएटेड होना चाहिए कस्टमर से। जैसे कि जो है वही है, कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट है, मान के देखो, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, अगर हम वैसे ही कोई भी राइमिंग वर्ड रखते हैं कॉम्पिटिटर के साथ, तो जो है उससे नहीं हमें फ़र्क पता लगेगा। हम लोग तो यही मान के देखेंगे। जैसे कुछ कंपनीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, जानबूझ के जो ट्रेडमार्क के नाम होते हैं फेमस, उनमें कुछ ए, बी कुछ आगे-पीछे करके ऐसे रखती हैं कि स्पेल वो सेम हो, बस उसकी स्पेलिंग अलग हो जाती है। उससे क्या होता है, कई बार जो है कस्टमर्स क्या सोचते हैं कि अरे ये तो ओरिजिनल वाला प्रोडक्ट होगा और वो खरीद लेते हैं। जबकि वैसा होता नहीं है। तो जो है, अगर आपको सेपरेट आइडेंटिटी बनानी है, तो आपको जो है एक डिस्टिंक्टिव नाम रखना पड़ेगा, यूनिक नाम रखना पड़ेगा। फिर है अडैप्टेबल एंड वर्सेटाइल। एक जो है गुड नेम, जो एक अच्छा नाम होता है, वो नैरो नहीं होना चाहिए। वो जो है कंपनी के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो उनको डिफाइन कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है लीगली प्रोटेक्टेबल, मतलब कि जो है नेम ऐसा होना चाहिए कि जिसको हम रजिस्टर कर सकें ट्रेडमार्क जो है लॉज़ है जो उनके थ्रू। तो जो है अब जैसे ये है कि हमने बोला शूज़, अगर हम अपने किसी जो है फुटवियर का नाम शूज़ रखते हैं, तो हम ट्रेडमार्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो एक जनरल टर्म है। उसके बाद है एप्रोप्रिएट मीनिंग, मतलब कि जो है नाम का मतलब होना चाहिए, कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई ऑफेंसिव मीनिंग नहीं होना चाहिए। और जब कोई और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, तब भी ऐसा ना होना चाहिए कि वो कुछ मतलब अलग ही या गलत मीनिंग हो, कोई रेस्ट्रिक्टेड वर्ड हो, वरना जो है वो कंपनी को आगे को जो है नुकसान देगा। लोग हो सकता है उस पे सू कर दें उसको कि ये नाम आप कैसे रख सकते हो। तो ये है फंक्शंस ऑफ ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग के फंक्शंस क्या हैं? ब्रांडिंग जो है उसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, जो कि बोथ मतलब कि बिज़नेस और कंज़्यूमर दोनों के लिए फ़ायदे में हैं। और जो है ये हम सिर्फ़ लोगो की बात नहीं करते, इसके और भी बेनिफिट्स या फंक्शंस हैं। आइए देखते हैं। प्राइमरी फंक्शंस में सबसे पहले आता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। ब्रांडिंग से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। जैसे कि जो है अगर हम कोक खरीदते हैं, पेप्सी खरीदते हैं, या अगर आप बात करें कि अगर आप जो है मैकडी का बर्गर लेंगे, बर्गर किंग का बर्गर लेंगे और भी जो अलग-अलग कंपनीज़ है वहाँ से लेंगे, तो आपके पास जो है आपको पता होगा कि ये अलग जो लोगो देख के भी हम पता लगा लेते हैं, ब्रांड नेम देख के पता लगा लेते हैं। तो ये क्या करता है, एक तरीके से प्रोडक्ट को आइडेंटिफ़ाई करने का काम करता है। अगर हम एग्जांपल लें कि जैसे हम सुपरमार्केट में जो है शॉपिंग करने गए हैं, तो हमें एकदम से पता लग जाएगा कि कोका कोला कौन-सी है, रेड लेबल कौन-सी है, स्क्रिप्ट फॉन्ट कौन-सी है, अलग-अलग। हमें जो है उनको बहुत नज़दीक से या पढ़ के नहीं देखना पड़ेगा। हम लोग कई बार तो कलर से ही आइडिया लगा लेते हैं। फिर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से जो है डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जैसे कि कंपेटिटर्स हैं, अगर 3 कंपनीज़ हैं जो कंपनी में जो है प्रोडक्ट बना रही हैं, तो हम ये जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन-सी कंपनी का प्रोडक्ट कौन-सा है दूर से देख के। अब जैसे ये कि एक जनरल जो है व्हाइट
टी-शर्ट है और एक व्हाइट टी-शर्ट है नाइकी के जो साइन है उसके साथ, तो हमें पता लग जाएगा कि एक नॉर्मल टी-शर्ट है और एक नाइकी की टी-शर्ट है। तो ये भी क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। फिर है फैसिलिटेटिंग एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, कि ये क्या करता है, हमें एड्स करने में, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हेल्प करता है। अब आप मान के देखो कि अगर एक साबुन है, जो अगर आप मान लो बाहर की पैकेजिंग नहीं है या उसपे जो है एक डब्बा है ब्लैंक, जैसे कार्टन का कोई भी डब्बा है ब्राउन कलर के कार्टन का, सभी कंपनीज वैसा ही बना रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो प्रमोट करेंगी, ऐड करेंगी, तो वो उसमें दिखाएँगी क्या? वो नहीं दिखा सकती, या वो अगर जो है सोप को दिखा भी देंगी, फिर भी जो है आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो ब्रांडिंग क्या करती है, वो एडवर्टाइज़मेंट और प्रमोशन में भी हेल्प करती है, क्योंकि हमें ये पता लगता है कि प्रोडक्ट दिखता कैसे है, क्या लोगो है। अब हमें जो है ये थोड़ी पता था कि नाइकी का लोगो क्या होगा। जब हमने एड्स देखी अलग-अलग, तब हमें पता लगा कि अरे! ठीक है, ये है। जैसे ज़ोमैटो है, स्विगी है, हमें पहले नहीं आइडिया था कि ये कैसे जो है या इनका साइन्स क्या है, जब नई-नई कंपनीज़ आई थी। लेकिन अब जो है हमें पता है कि स्विगी का क्या साइन है या ज़ोमैटो का क्या साइन है। तो ये चीज़ जो है एडवर्टाइज़मेंट और प्रमोशन में हेल्प करती है। देखिए, कार कमर्शियल जो हैं, वो रेयरली फ़ोकस करती हैं स्पेसिफ़िकेशन जो इंजन वगैरह की होती है, वो अपने ब्रांड को प्रमोट करती हैं। जैसे वोल्वो सेफ्टी के लिए है, या बीएमडब्ल्यू जो है वो ड्राइविंग परफ़ॉर्मेंस के लिए है। उसके अलावा है इनेबलिंग प्रीमियम प्राइसिंग, मतलब कि जो है इससे हम जो क्या करते हैं, प्राइम प्राइम जो है, जो प्राइस है, हम उसको प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि जो है हमारे पास क्या है, जैसे हमने नाइकी का एग्जांपल लिया, कि एक व्हाइट शर्ट है जो नॉर्मल है, जिसपे कोई लोगो नहीं है, और एक है नाइकी की। तो अगर आप बाहर खरीदने जाओगे, तो आपको जो नाइकी की शर्ट है वो बहुत महंगी मिलेगी, जबकि जो दूसरी शर्ट है वो सस्ते में मिल जाएगी। वैसे ही अगर हम एक और एग्जांपल देखें आईफ़ोन का या स्मार्टफ़ोन, जो हमारे पास एंड्रॉइड फ़ोन्स होते हैं, तो अगर आप जो है नॉर्मली जाएँगे, किसी भी कंपनी का फ़ोन लेंगे, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, आपके पास जो है वो ईज़िली मतलब कम रेट पे मिल जाएगा। पर वहीं अगर आप एप्पल का फ़ोन लेने की ट्राई करेंगे, तो उसको आपको जो है हायर प्राइस देना पड़ेगा। तो एप्पल, क्योंकि हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इस वजह से क्या है, एप्पल ने अपनी जो है ब्रांड वैल्यू बनाई है, इसलिए उनके प्रोडक्ट्स महँगे मिलते हैं। फिर है फिफ्थ, ईजिंग न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस, मतलब कि जो है ब्रांड एक्सटेंशन हम कर सकते हैं, मतलब कि कोई एक प्रोडक्ट बनाया, हम नए प्रोडक्ट आसानी से जो लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में, कि उससे क्या होगा, जो हमारे पहले से प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, उनको लगेगा कि हाँ, ये इसी ब्रांड का प्रोडक्ट है, तो ये अच्छा ही होगा। अगर हमारे पास जो है पहले से कस्टमर लॉयल्टी है, तो हमें जो है ईजी रहता है कि हम नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करें और आसानी से जो है मार्केट में सेल कर सकें। तो जो पॉजिटिव गुडविल है, ये ट्रस्ट है एग्जिस्टिंग ब्रांड का, वो हेल्प करती है नए प्रोडक्ट को भी ग्रो करने में। जैसे कि कैडबरी है, जो चॉकलेट बार्स के लिए जो है फेमस है, तो अगर वो एक कुकी या एक आइसक्रीम जो है नई लॉन्च कर देती है, तो लोग उसको इमीडिएटली खरीद लेंगे। और ये तो वो इवन ऐसा होता है, जैसे मान लो कैडबरी चॉकलेट्स बनाता है, अगर कल को वो कोई और चीज़ बनाने लग गया, जैसे वो टॉफ़ीज़ बनाने लग गया या कुछ और है खाने की चीज़ बनाने लग गया, तो हम क्या बोलेंगे कि अरे वाओ! कैडबरी का नया प्रोडक्ट आया है, ये तो हम ट्राई करेंगे कि है कैसा? जबकि अगर वहीं कोई एक नई कंपनी जो है, वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएगी, तो आप शायद हेजिटेट करेंगे कि पता नहीं कैसा होगा, ठीक होगा भी कि नहीं। तो ये क्या है, जो कैडबरी है उसकी ब्रांड वैल्यू है, जो आपको एक्साइट कर रही है उसके प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए। फिर है बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी, कि एक कंसिस्टेंट और एक रिलायबल जो ब्रांड होती है, वो कस्टमर लॉयल्टी को बिल्ड करती है। जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा कि कैडबरी है, तो अगर आप कैडबरी के प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, तो मतलब कि आपका जो है लॉयल हैं उसकी तरफ। तो ये है कि कस्टमर लॉयल्टी को बनाना, उसके लिए क्या होता है, हमें जो है कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने होते हैं, और उसमें भी सबसे बड़ा क्या है, हम आइडेंटिफाई कर पाएँ प्रोडक्ट को। हमें पता हो कि हम कौन से कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, उससे जो है कस्टमर की लॉयल्टी इंक्रीज़ होती है। अगर हम यही डिफरेंशिएट ना कर पाएँ कि प्रोडक्ट किस कंपनी का है, तो उससे तो जो है कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। फिर है लेबलिंग, ब्रांडिंग हमारा खत्म हो गया। लेबलिंग में क्या है, जब आपने देखा होगा कोई भी पैकेट है, अगर आपके पास अभी भी आस-पास कोई पैकेट है, तो आप देख सकते हैं उठा के, उसमें क्या है, इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कुछ, जैसे कि नाम दिया होता है, जो है लेबलिंग में ही आता है कि अलग-अलग जो हैं चीज़ें, जैसे कि लिखा होता है, लेबल किया होता है उनको कि ये इसमें चीज़ें हैं, इंग्रीडिएंट्स वगैरह, वो हम लेबलिंग की जो है बात करते हैं। तो लेबलिंग जो है ब्रांडिंग और पैकेजिंग से जो है क्लोज़ली रिलेटेड है ऑब्वियसली, क्योंकि जो है ये इंटररिलेटेड हैं तीनों। और पैकेजिंग क्या करता है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है, तो लेबलिंग क्या करता है, हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे हम कहते हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, हम उसका एमआरपी देखते हैं, हम उसकी एक्सपायरी चेक करते हैं कि वो एक्सपायर तो नहीं है, तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है, लेबलिंग के थ्रू।
तो लेबलिंग क्या है, एक प्रोसेस है डिजाइन करने की या अप्लाई करने की एक लेबल किसी भी प्रोडक्ट या पैकेज पे। तो ये क्या करता है, लेबल जो है कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, जो है कि एक सिंपल पीस ऑफ पेपर है जिसमें जो है हम प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं अलग अलग चीजें, जैसे प्राइस, एमआरपी, कब वो मैन्युफैक्चर हुआ था, जो है उसके अलावा कब वो एक्सपायरी होगा, बैच नंबर क्या था उसका, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी होती है। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, हाउ टू यूज इंस्ट्रक्शंस हैं, इवन उसका जो लोगो होता है ब्रांड का, वो सारी चीजें लेबल पे दी होती हैं। फिर है लेबलिंग में है, हम 4 कैटेगरी के लेबल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो है ब्रांड लेबल। ब्रांड लेबल में क्या है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लेबल है। इसमें एक छोटा-सा स्टिकर, मतलब कि जैसे ब्रांड नेम या ब्रांड जो है मार्क हो जाएगा, वो हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए कि एक जो है एप्पल पे कई बार हम क्या करते हैं, एक छोटा-सा स्टिकर देखते हैं जो गुड क्वालिटी का होता है, तो मतलब क्वालिटी टेस्ट जो है उसने पास किया हुआ है, तो वो हो सकता है। या जैसे कि वोवन टैग हो सकता है, या मतलब कोई भी प्रोडक्ट है जिसपे टैग होता है, जैसे हमने कहा कि जो है अगर नाइकी का जो लोगो है, लोगो भी तो जो है प्रिंट होता है, या मैगी है, नेस्ले का साइन प्रिंट होता है। उसके अलावा है ग्रेड लेबल। ग्रेड लेबल क्या बोलता है कि ये क्वालिटी ग्रेड क बताती है, क्लासिफिकेशन। जैसे एसी या फ्रिज अगर आपके वहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, तो आप देखेंगे कि उसमें लगा होता है 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, कि वो कैसा है, तो वो क्वालिटी को डिपिक्ट करता है। तो वो हमारा जो है ग्रेड लेबल में आ जाता है, और जो है ये ईज़िली हेल्प कर देता है कंज्यूमर्स को ये अंडरस्टैंड करने में कि हम कौन से स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। अब दिखती सी बात है, अगर या तो ग्रेड है, जैसे मैंने कहा एप्पल का ही, कि अगर वो जो है लिखा हो उन्होंने कि हाँ, कि जो है गुड क्वालिटी है कि नहीं। अगर स्टिकर हो तो हम ये मान लेते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी का है। अगर स्टिकर ना हो तो हमें लगता है कि नहीं, ये तो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। वैसे ही सेम इलेक्ट्रॉनिक्स में है, अगर उन्होंने जो है लगाया होता है कि 3 स्टार है, तो हमें पता है कि 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, तो उस हिसाब से हम उनको क्वालिटी वाइज़ जो है ग्रेड कर सकते हैं। तो ये है ग्रेड लेबल। फिर है इसके बाद डिस्क्रिप्टिव लेबल। डिस्क्रिप्टिव लेबल क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, उसको कैसे यूज़ करना है, वो कैसे बना है, उसका ध्यान कैसे रखना है, और जो है ये कंज्यूमर्स के लिए एज़ अ गाइड भी जो है एक्ट करता है। जैसे कि अगर कई बार हमने देखिए क्लोथ्स, उसमें लिखा होता है कि हमें जो है उसको गर्म पानी में नहीं धोना है, या फिर जो है उसको जो है आयरन नहीं करना है, तो अलग-अलग चीज़ें हैं, या फिर ठंडे पानी में धोना है, तो वो चीज़ें जो है इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। और जैसे अगर कोई भी रेडी टू ईट नूडल्स होती हैं, उन पे कुकिंग इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, तो वो जो है हमारे क्या है, डिस्क्रिप्टिव लेवल है। फिर है इन्फॉर्मेटिव लेबल, जो कि स्टैट्यूटरी लेबल भी होता है। इसमें क्या होता है, हम जो है क्या बताते हैं, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करने की ट्राई करते हैं, और ये जो लॉ या गवर्नमेंट जो है वो भी उसको मैंडेट करती है कि हमें बताना पड़ेगा। जैसे कि कुछ फैक्ट्स जो है, या फिर जैसे हम जो है कि कितनी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये सारी, या कोई वार्निंग्स वगैरह, जैसे सिगरेट्स वगैरह पे वार्निंग होती है, तो वो मैंडेटरी है कि वो प्रिंट करनी ही पड़ेगी। तो वो हो गया इन्फॉर्मेटिव लेबल। तो हमारे पास क्या है, 4 टाइप्स के लेबल हैं। ब्रांड लेबल, जो कि ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क कोई भी अगर बियर करता है वो। ग्रेड लेबल जो क्वालिटी को बताता है। डिस्क्रिप्टिव लेबल जो कि इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करता है। और इन्फॉर्मेटिव जो कि गवर्नमेंट और लॉ के थ्रू रेगुलेट होते हैं, और इसमें जो है हम जो है इन्फॉर्मेशन जो इंग्रेडिएंट की है, या फिर जो है कोई वार्निंग्स वगैरह जो हमें प्रिंट करनी होती है प्रोडक्ट पे, वो करते हैं। देखिए, ब्रांड लेबल में हमने बोल दिया सिम्पलेस्ट फॉर्म है, तो जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल दिया था कि एप्पल में अगर वॉशिंगटन जो है, एक छोटा-सा स्टिकर लगा है, तो हमें पता लग जाएगा। ग्रेड लेबल में जो है 5 स्टार अगर एनर्जी रेटिंग दी हुई है, तो हमें पता है कि अच्छा है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग कर देते हैं कि ये ए ग्रेड का है, ये बी ग्रेड का है। डिस्क्रिप्टिव लेबल में हम क्या कर देते हैं, जैसे वॉश इन कोल्ड वाटर या डू नॉट टम्बल ड्राई, इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव लेबल वो हो गया। और इन्फॉर्मेटिव लेबल या फिर स्टैट्यूटरी लेबल, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ने हमें कहा होता है कि हमें जो है इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी ही करनी है, हम उसको प्रिंट करते हैं। जैसे एमआरपी, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस, कोई हेल्पलाइन नंबर होता है या कंप्लेंट के लिए नंबर होता है वो। और स्टैट्यूटरी वार्निंग्स, जैसे हम जो है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिख देते हैं सिगरेट पैकेट्स पे, वो। अब इसमें फंक्शंस क्या है लेबलिंग के? सबसे पहले क्या है, लेबल जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क नहीं है। ये मतलब कि ये जो अलग-अलग रोल क्रिटिकल रोल प्ले करता है। सबसे पहले है डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइज इट्स कंटेंट। मतलब कि जो है लेबलिंग अपने प्रोडक्ट को जो है डिस्क्राइब करता है, क्या-क्या उसमें कंटेंट्स है उसको बताता है, और कस्टमर को पता होता है कि वो किस चीज़ के लिए पे कर रहा है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड, क्योंकि जैसे ब्रांड से जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं, वैसे ही लेबलिंग से भी जो है प्रोडक्ट हमारा अलग हो जाता है। कि कैसा कलर है, कैसा शेप है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फिर है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, कि ये क्या करता है, जब कंपनी जो है एक एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो हम उनको ग्रेडिंग कर देते हैं। जैसे
टी है तो उसमें वो येलो लेबल कर सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड टी है, ग्रीन लेबल कर सकते हैं कि वो प्रीमियम ऑर्गेनिक टी है। उसके बाद जो है हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कि ये जो है हेल्प करते हैं प्रमोशन में भी। जैसे आपने देखा होगा कई जगह, जैसे बिस्किट्स के पैकेट्स होते हैं या कई बार कोई और चीजें होती हैं तो उनमें क्या लिखा होता है 20% एक्स्ट्रा, या जो है कई बार हम क्या करते हैं पैकेट्स पे ही जो है प्रमोशनल ऑफर्स लिख देते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, उस वे में। तो ये भी जो है प्रमोशन में हेल्प करता है। या फिर जैसे न्यू एंड इम्प्रूव्ड रेसिपी, तो उससे क्या पता लगता है कंज्यूमर को कि अरे इन्होंने इसमें कुछ इनोवेटिव किया हुआ है। फिर है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, कि हमें जो है लॉ क्योंकि मैंडेट करता है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो लेबलिंग हेल्प करता है कि हम जो है वो लॉ के साथ मैंडेट हो सकें और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें आगे। फिर है पैकेजिंग। पैकेजिंग का क्या है? पैकेजिंग का मतलब है एंटायर प्रोसेस, जिसमें हम डिजाइन करते हैं, इवेलुएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कंटेनर और रैपर होता है प्रोडक्ट के लिए। अब पैकेजिंग में जो है अलग अलग मतलब लेवल्स भी होते हैं, और बेसिक जो पैकेजिंग का रोल है वो है प्रोटेक्ट करना। जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम पैकेजिंग की बात करते हैं। ये हमें कन्वीनियंस भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर हम बात करें अगर खुली दालें होंगी तो हम उनको कैसे लेके जाएंगे, पर वहीं अगर वो पैकेट्स में बंद होंगी तो वो ईजी होता है। जैसे हम सुपरमार्ट्स में देखते हैं कि जो है एक पैकेट्स में है कि 1 केजी की पैकेजिंग है, हाफ केजी की पैकेजिंग है, 2 केजी की पैकेजिंग है, तो हम उस हिसाब से उठाते हैं, बिलिंग करते हैं और चले जाते हैं। ना कोई चिंता कि हमें मेज़र करना है और कुछ। उसके बाद क्या है कि ये ब्रिज करता है गैप, किसके बीच में? प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में। ये एंश्योर करता है कि प्रोडक्ट जो है वो बायर तक परफेक्ट कंडीशन में पहुँचे, बिना किसी डैमेज के। अब है फंक्शंस क्या हैं पैकेजिंग के। तो प्राइमरी फंक्शन तो पैकेजिंग का यही है कि वो प्रोटेक्ट करेगा प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन की, वो प्रोटेक्ट करेगा प्रोडक्ट को और जैसा वो है नेचर है उसका, उसको वैसे ही प्रिजर्व करके रखेगा। अब जैसे ये एग्जांपल है कि एयर टाइट जो फॉइल पैकेजिंग होती है वो पोटैटो चिप्स को क्रिस्पी रखती है, उनको क्रश होने से जो है हेल्प करती है कि वो क्रश ना हो। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, एक यूनिक जो पैकेजिंग शेप, कलर होता है या मटेरियल होता है वो भी हेल्प करता है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में। जैसे कि जो है कोको कोला की जो है ये बोलते हैं कि कर्व्ड शेप का क्लासिक कोको कोला का ग्लास बॉटल होती है वो, तो हम जो है क्या कर सकते हैं उसको डार्क में भी जो है मतलब अंधेरे में भी उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसके अलावा है कन्वीनियंस, कि इफेक्टिव पैकेजिंग क्या होता है, प्रोडक्ट को ईजी बना देती है कंज्यूमर को कैरी करने के लिए, स्टोर करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि एक मिल्क कार्टन जो है मतलब, या एक शैम्पू बॉटल जो है पंप डिस्पेंसर उन्होंने दिया होता है, तो मतलब कि वो ईजी बना देती है यूज को। फिर है प्रमोशन। तो पैकेजिंग से जो है एज अ प्रमोशनल टूल भी जो है हमें हेल्प करता है। उसके अट्रैक्टिव कलर्स, उसके ग्राफिक्स, उसके डिजाइन क्या होगा, उसका जो है शेप क्या होगी, ये सारे फैक्टर्स भी जो है बहुत इफेक्ट करते हैं। उसके बाद है फैसिलिटेट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। पैकेजिंग के हेल्प से हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे कि एक अगर जो कोई भी कंपनी है वो अगर प्रोडक्ट को किसी फॉर्म में बना रही है तो हम उसको उससे बिल्कुल अलग बनाएं, पैकेजिंग करें, शेप अलग दे दें, ताकि जो है हमें जो है मतलब डिस्टिंग्विश हो सके और जो है लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं हमारे प्रोडक्ट को। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है कि एक लग्जरी वॉच है जो कि जो है प्रेजेंटली इन हेवी वेलवेट लाइंड जो वुडन बॉक्स में दी जाती है, ना कि स्टैंडर्ड कार्डबोर्ड बॉक्स में। फिर है लेवल्स ऑफ पैकेजिंग, कि लेवल क्या है पैकेजिंग का, तो ये बोलता है कि डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, सोल्ड होगा, उसके हिसाब से हम जो है 3 लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं पैकेजिंग को। सबसे पहले क्या आ जाता है, जो हमने जैसे देखिए प्रोडक्ट जो है उसके बाद प्राइमरी पैकेजिंग, मतलब कि जो शैम्पू है उसको जब हम बॉटल में डाल देंगे तो बॉटल हमारा प्राइमरी पैकेजिंग है। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है प्रोडक्ट के साथ, जैसे कि कोई भी बॉटल, कोई पाउच, कोई जो है कैन, कुछ भी है वो, और ये जो है कट प्रोटेक्ट करता है जो भी अंदर मटेरियल होता है उसको। फिर है सेकेंडरी पैकेजिंग, मतलब कि जो है इसको, जो प्राइमरी पैकेजिंग हमने जैसे बॉटल थी, अब हम एक-एक बॉटल तो नहीं करते, तो हम क्या करते हैं कि इन बॉटल्स को भी एक कार्टन में डाल देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बोल सकते हैं हम, या रिटेल सेल के लिए भी बोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो बेसिक जो प्राइमरी पैकेजिंग है उसको एक और जो है पैकेजिंग में डाल देते हैं इकट्ठे, जैसे कार्डबोर्ड केस वगैरह में, ताकि जो है उसको जो है ट्रांसपोर्ट करना ईज़ी हो जाए। और उसके बाद है थर्ड टर्शियरी पैकेजिंग, ये क्या है, बल्क या ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग के लिए काम आती है। मतलब कि जैसे फैक्ट्री है, तो हमें हम फैक्ट्री से लेके जाना है, तो हम ऑब्वियसली एक थोड़ी लेके जाएँगे बॉटल, या एक-एक बॉटल्स को लेके जाएँगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे 50 जो है हमने एक बार जो है बैग है, एक बॉक्स है, उसमें हमने 10 जो है बॉटल्स डाल दी हैं। तो वैसे हम जो है 10 और कार्टन्स बना के वो डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, बल्क में जो है हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो पैकेजिंग इस चीज़ में हेल्प करता है। तो हमने समझ लिया कि प्राइमरी पैकेजिंग होता है जो
प्रोडक्ट से बिल्कुल रिलेटेड होता है और उसी में प्रोडक्ट स्टोर होता है, ये वो हेल्प करता है। जैसे ग्लास जार है, प्लास्टिक ट्यूब है। फिर सेकेंडरी पैकेजिंग जो एडिशनल लेयर होती है, ताकि प्राइमरी पैकेजिंग को प्रोटेक्ट कर सके और जो है ब्रांडिंग वगैरह में भी वो हेल्प करता है। उसके बाद थर्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो होती है, इसमें क्या होता है कि जो है हम ट्रांसपोर्ट करें तो इसलिए हम और ज़्यादा हेवी जो है उसको पैकेजिंग करते हैं, ताकि जो है उसके कंटेंट्स डैमेज ना हो जाएँ ड्यूरिंग जो है ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसफर। फिर है अगला प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स क्या है? प्राइस मिक्स हम बोलते हैं सारे के सारे डिसीजंस जो भी एक कंपनी जो है या स्ट्रेटजीज बनाती है अगेंस्ट की जो है हमें कितना फाइनल प्राइस चार्ज करना है कस्टमर से, या फिर जो कस्टमर्स कितना प्राइस पे करेंगे, तो उस चीज को हम प्राइस मिक्स बोल देते हैं। तो इन शॉर्ट क्या है कि जो भी जो है हम प्राइस डिसाइड करेंगे उसको हम प्राइस मिक्स का नाम दे देते हैं। तो इट गोज बियॉन्ड जस्ट सेटिंग अ बेस प्राइस टिकर, मतलब हम सिर्फ बेस प्राइस को सिलेक्ट नहीं करते, इसमें और भी डिसीजंस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो बेस प्राइस है कि प्रोडक्ट का बेस प्राइस होगा क्या, हम जो है एक प्राइस रख देंगे। उसके अलावा डिस्काउंट्स और अलाउंसेस, अब दिखती सी बात है अगर कंपनी जो है डिस्काउंट दे भी रही है तब भी वो उसको लॉस पे नहीं बेचेगी, वो एटलीस्ट उससे प्रॉफिट तो अर्न करेगी, क्योंकि अपने कॉस्ट तो रिकवर करनी ही है उसको। अगर वो प्रॉफिट भी ना कमाए फिर भी वो अपने कॉस्ट के बराबर तो रिकवर करेगी, तो वो चीज़ है। तो उसको प्राइस ऐसा रखना है कि डिस्काउंट के बाद भी जो है उसको बच जाए कुछ पैसा। तो जो है उनको बेसिक प्राइस डिसाइड करना है, डिस्काउंट्स और अलाउंसेस वगैरह डिसाइड करने हैं जो कि वो होलसेलर्स को देंगे, रिटेलर्स को देंगे। उसके अलावा क्रेडिट टर्म्स और पेमेंट टर्म्स भी देखनी पड़ेंगी। उसके अलावा प्राइस वेरिएशंस जो अलग-अलग मार्केट्स में अगर अलग-अलग प्राइस हैं, तो किस मार्केट में कितने प्राइस पे चार्ज करना है, वो चीज़ें भी जो है वो देखनी पड़ती हैं। फिर है कि हमें सही प्राइस जो है उसको डिसाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगा तो कस्टमर्स क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर्स से खरीद लेंगे। अगर बहुत लो होगा तो कंपनी जो है अपनी कॉस्ट ही रिकवर नहीं कर पाएगी, और जब वो कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएगी तो वो बंद हो जाएगी। या फिर कई बार क्या होता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे ये तो सस्ता प्रोडक्ट है तो ये घटिया क्वालिटी का होगा, अच्छी क्वालिटी नहीं होगी इसकी। उस वजह से क्या है, वो उस प्रोडक्ट को ना लेके दूसरे कंपेटिटर के प्रोडक्ट को ले लेते हैं, जबकि उसके जो है कॉस्ट ज़्यादा होती है प्राइस। तो इसलिए हमें क्या करना है, प्राइस को फिक्स करना है, बहुत जो है हैंडल करना है क्रिटिकली। हमें देखना पड़ेगा कि जो है कितना प्राइस हमें रखें, ताकि ना वो ओवर प्राइस्ड हो, ना वो अंडर प्राइस्ड हो। उसके बाद है कि फैक्टर्स डिटरमिनिंग द फिक्सेशन ऑफ प्राइस। कौन-कौन से फैक्टर्स हैं कि जो हमारा ऐसा डिटरमिन करते हैं कि हम फिक्स करेंगे प्राइस को, मतलब कि प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो बिज़नेस जब सेट करता है प्राइस तो वो एकदम से कोई ऐसा रैंडम नंबर तो नहीं उठाता, तो वो अलग-अलग इंटरनल एक्सटर्नल मार्केट्स को कंसीडर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है इंटरनल फैक्टर्स जो कि कंट्रोलेबल है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जब हम प्राइस फिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली हम जो है ये भी देखेंगे कि हमारी टोटल कॉस्ट लगी कितनी है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। और हम उस हिसाब से जो कॉस्ट लगी होगी वो मिनिमम प्राइस जो है वो तो हम डिसाइड करेंगे कि इतना तो हमें रिकवर करना ही है। उसके बाद है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये कंपनी अचीव क्या करना चाहती है? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन करना चाहती है, मार्केट शेयर लीडरशिप करना चाहती है, या सर्वाइवल करना चाहती है। अगर देखिए वो सर्वाइवल ही चाहती है, तो वो क्या करेगी, वो बहुत लोअर प्राइसेज़ रख देगी ताकि ज़्यादा सेल्स हो। मार्केट शेयर लीडरशिप चाहती है, तो वो एक मतलब नॉर्मल प्राइस रखेगी, थोड़ा नॉर्मल से कम, ताकि जो है वो लोग ज़्यादा खरीदें और उसका मार्केट शेयर बढ़ जाए। लेकिन जो है अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन चाहती है, तो वो जो है वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट्स को, अपनी जो प्राइस को हाई रखेंगे ताकि वो ज़्यादा प्रॉफ़िट अर्न कर पाएँ। उसके बाद जो है हमारे पास है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी डिपेंड करता है। अगर मान लो आपका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है मार्केट में, तो आप तो अपने हिसाब से जो है प्राइस सेट कर सकते हो। पर अगर वही बात करें हम कि अगर वैसे प्रोडक्ट्स और भी हैं, तो हमें कंपैटिटर्स को भी देखना पड़ेगा कि उनके कितने जो है प्राइस हैं। या जैसे अगर हम अपने इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग बना दी है, प्रीमियम इमेज बना दी है, जैसे एप्पल का है कि अगर नॉर्मली कोई चीज़ जो है 10-20 हज़ार की आती है, तो एप्पल की वो 50-60 की आती है। तो वही चीज़ है कि या तो फिर प्रोडक्ट हमारा इतना डिफरेंशिएट हो गया हो कि हम उतना प्राइस चार्ज कर सकें और हमारी सेल्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। फिर है सेकंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, और ये क्योंकि एक्सटर्नल है तो अनकंट्रोलेबल है। इसमें सबसे पहले है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट जो है क्या चाहता है, क्या है कि उनकी सीलिंग क्या है या मैक्सिमम प्राइस क्या है, कि कस्टमर कितना पे करने के लिए तैयार है उस प्रोडक्ट के लिए, हमें वो देखना पड़ेगा। इलास्टिसिटी देखनी पड़ेगी, मतलब कि अगर जो है प्रोडक्ट इनइलास्टिक है, मतलब कस्टमर्स को इतना फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस से, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी जो है प्राइस बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइस जो है इलास्टिक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस को बहुत ध्यान से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में चेंज करने से हमारी सेल जो है बहुत ज़्यादा वो कर सकती है, मतलब चेंज हो सकती है, ड्रॉप भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। इलास्टिसिटी का तो मतलब ही यही है। पर अगर हम प्राइस ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है हमारी सेल्स बिल्कुल ही मिनिमम हो जाए।
तो हमें वो चीज़ देखनी है। फिर है कॉम्पिटिशन, कि हमारे जो है कंपनी जो है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर्स जो है क्या चार्ज कर रहे हैं सिमिलर प्रोडक्ट के लिए, वो कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं, क्या-क्या फीचर्स दे रहे हैं या कोई एडिशनल जो है वो दे रहे हैं, सर्विसेज़ दे रहे हैं तो वो सारी चीज़ें भी हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी। फिर है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड लीगल फैक्टर्स। अब जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में क्या है, जैसे हमारे पास भी है कि फार्मर से जब हम खरीदते हैं क्रॉप्स तो उसके लिए जो है एमएसपी जो मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है वो फिक्स्ड होता है, तो हम उससे नीचे नहीं खरीद सकते। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मिनिमम सेलिंग प्राइस से हमारा प्राइस ऊपर ही हो, क्योंकि अगर वो नीचे होगा तो लॉ वायलेट होता है और उस वजह से हमारी रेपुटेशन भी खराब होती है और हमें फाइन और पेनल्टी भी अट्रैक्ट होगी। उसके बाद है इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब कि इकोनॉमिक कंडीशंस है क्या? इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, जो है रिकवर कर रही है मार्केट या क्या है? अगर मनी जो है मनी फ्लो अच्छा है इकोनॉमी में तो हम प्राइसेस को हाई भी रख सकते हैं। अगर लोगों के पास जो है इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है, तो हमें प्राइस को लो रखना पड़ेगा या डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे। फिर है प्राइसिंग पॉलिसीज़। अब जो प्रोडक्ट जब लॉन्च हुआ तो जो है कंपनीज़ क्या करती हैं अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ भी बनाती हैं। तो हम जो है इनको क्या करते हैं स्ट्रैटेजीज़ या पॉलिसीज़ का नाम दे देते हैं। सबसे पहले है न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कि जब हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले है प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग को हम बोल देते हैं स्किम द क्रीम, मतलब कि पहले हम स्टार्टिंग में ही प्राइस को हाई रख देंगे क्योंकि हमारा नया प्रोडक्ट है, तो हम इनिशियल प्राइस हाई रखेंगे कि ये मान के कि हमारा जो है प्रोडक्ट बहुत इनोवेटिव है, लोग उसको एज़ अ प्रीमियम प्रोडक्ट देखेंगे। तो हम क्या करेंगे पहले ही जो है रेवेन्यू सारा जो है ले लेंगे मार्केट से, जब लोग जो है हाई प्राइस पे जो उसको खरीदेंगे। फिर धीरे-धीरे ओवर टाइम हम क्या करेंगे जैसे-जैसे कॉम्पिटिशन एंटर होता जाएगा, अदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी प्रोडक्ट बनाएँगे, हम अपने प्राइसेज़ को लो कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमारी सेल्स भी जो है मेंटेन रहेगी और हम लोग प्रॉफिट भी अच्छा अर्न कर लेंगे। अब इसका एग्ज़ाम्पल है जैसे कि एप्पल जब एक नया आईफ़ोन मॉडल यूज़ करता है, तो वो क्या करता है प्रीमियम प्राइस पे करता है। फिर जब उनका अगला मॉडल आना होता है, तो पुराने वाले मॉडल की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो वैसे ही है, तो ये प्राइस स्कीमिंग का जो है एग्ज़ाम्पल है। और अगर दूसरा हम बात करें पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इसका क्या मतलब होता है ये बिल्कुल अपोज़िट होती है स्कीमिंग की। स्कीमिंग में क्या होता है सबसे पहले महँगा, फिर बाद में थोड़े टाइम बाद जो है सस्ता। इसमें क्या होता है सबसे पहले हम सस्ता प्रोडक्ट रखते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, लोग प्रोडक्ट को यूज़ करें, उनको प्रोडक्ट के बारे में पता लगे। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे प्रोडक्ट फेमस होता रहेगा वैसे-वैसे हम जो है उसकी जो है कॉस्ट जो है बढ़ाते मतलब उसकी प्राइस को जो है बढ़ाते रहेंगे। तो ये हमारा पेनिट्रेशन प्राइसिंग हो गया। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज़, जैसे हम कोई जो है आपने देखा होगा स्पॉटिफ़ाई का एग्ज़ाम्पल लिया जाए अगर, तो स्पॉटिफ़ाई प्रीमियम जो है पहले तो वो सस्ता दे देंगे कि हाँ, इतने में ले लो कि 49 में ले लो या 99 में ले लो। फिर धीरे-धीरे जो है जैसे-जैसे आप यूज़ करोगे उसको वैसे-वैसे उसके प्राइसेज़ बढ़ते रहेंगे। या जैसे जियो ने एंटर किया था तो पहले वो फ्री था, धीरे-धीरे उन्होंने बढ़ाया, अब वो बढ़ाते-बढ़ाते और चार्जेज़ बढ़ा रहे हैं। तो ये जो है हमारा पेनिट्रेशन प्राइसिंग का एग्ज़ाम्पल है। फिर है सेकंड जनरल प्राइसिंग पॉलिसीज़। पहले थी नए प्रोडक्ट की जो स्ट्रेटजीज़ थी, अब जनरल प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या होती हैं? तो जो एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स हैं या स्टैंडर्ड मार्केट प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए क्या अप्रोच हो सकती है? सबसे पहले है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मतलब कि मार्कअप प्राइसिंग। ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि बिज़नेस क्या करती है टोटल का कॉस्ट जो है कैलकुलेट करेगी कि उन्होंने कितना जो है टोटल जो है कॉस्ट लगाई। अब उसपे एक पर्टिकुलर परसेंटेज वो फिक्स करते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, तो वो जो है उतना प्रॉफिट लगा देंगे और वो उस जो भी प्राइस आएगा उस पे सेल कर देंगे। जैसे कि अगर एक प्रोडक्ट है ₹50 का, तो वो क्या कंपनी चाहती है 20% प्रॉफिट मार्जिन, तो वो जो 20% लगा के ₹10 बनेगा, तो फिर वो क्या करेंगे 50 प्लस 10 को ऐड करके ₹60 में जो है अपना प्रोडक्ट बेच देंगी। इसके बाद है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, मतलब कि कस्टमर्स कितनी उसको एज़ अ वैल्यू कितना वो कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कितना देंगे वो, कितनी वैल्यू का वो प्रोडक्ट को मानते हैं। हम उस बेसिस पे जो है प्रोडक्ट को प्राइस करते हैं। तो कंपनी जो है कस्टमर्स की तरफ देखती है, प्राइस जो है बायर की परसेप्शन पे बेस्ड होता है कि बायर को क्या लगता है कि कितनी वैल्यू है। तो उस हिसाब से जैसे कि अब पेंटिंग, मतलब कि जो है फेमस आर्टिस्ट जो है कोई पेंटिंग बना रहा है, तो हो सकता है वो $50 की ही हो, लेकिन जो है वो जो है 5,000 पे भी मतलब कॉस्ट उसकी कम हो गई, लेकिन हम क्या करते हैं उसको जो है बेचते बहुत महँगी है। तो वही बात है कि वो जो है कितना पर्सीव कस्टमर को लगता है कि अरे फेमस आर्टिस्ट है, उसकी जो है प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू होगी या जो है तो उस बेस पे हम बेचते हैं। फिर है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, मतलब कि गोइंग रेट प्राइसिंग। तो इसमें क्या करता है बिज़नेस अपने प्रॉफिट मार्जिन या कॉस्ट को इग्नोर करता है। जो कॉम्पिटिटर्स बेच रहे हैं, जो मार्केट में रेट है, हम उसी पे जो है बेच देंगे।
फिर है थर्ड साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल प्राइसिंग। तो इसमें क्या है कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी या बाइंग हैबिट्स जो हैं उनको टारगेट किया जाता है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की, तो ये क्या है कि ये पॉलिसी यू जो है इंश्योर करती है कि जो प्राइस है उसको जो हम ऐसे रखें कि लोगों की अटेंशन ग्रैब की जाए। जैसे आपने देखा होगा ये ट्रेंड शुरू हो गया है अब, हर चीज़ को 99 में देखते हैं। अब हम 99 इसको जो है चार्म प्राइसिंग भी कहते हैं। इससे क्या होता है अगर मैं आपको 299 बोलूँगी, तो आप 300 की जगह उसको 200 की तरह लोगे कि अरे 200 का है, तो वो चीज़ होती है। तो हम क्या करते हैं किसी भी आइटम को 99 में कर देते हैं टर्म को, जैसे कि अगर 99 कर रहे हैं हम 100 नहीं बोल के 99 करेंगे। बेशक आप पे भी चाहे 100 ही करो बट फिर भी हम उसको जो है एट द एंड 9 लिख देते हैं कि 149, 199, 99। उससे क्या होता है जो है लोग अट्रैक्ट होते हैं उस प्राइस को देख के। फिर है बंडल प्राइसिंग, मतलब कि कई बार क्या होता है कंपनी जो है अलग-अलग प्रोडक्ट्स बेचती है, तो वो क्या करती है कि सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मतलब या कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनका एक बंडल बना देती है कि अगर आप उनको इकट्ठे लोगे तो हम आपको लो कॉस्ट पे दे देंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक-एक प्रोडक्ट लोगे। इससे क्या होता है उनकी सारी इन्वेंटरी भी चली जाती है, मतलब सेल्स ईज़िल हो जाती है, इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। जैसे कि एक फास्ट फूड वैल्यू मील, जैसे कि आपने देखा होगा कि वैल्यू मील जैसे कोक, बर्गर हो गया, जो है एक कोई ब्राउनी रख देंगे वो, तो उसको जो है कॉम्बो बना के वो बेच देंगे। तो वो जो है वो थोड़ा सस्ता बेच देंगे, तो वो हो गया हमारा बंडल प्राइसिंग। फिर है लॉस लीडर प्राइसिंग, मतलब कि एक बिज़नेस क्या करता है, एक पॉपुलर आइटम को बहुत ही कम प्राइस पे जो है वो बेचता है। क्यों? ताकि कस्टमर्स को जो है अपने स्टोर की तरफ वो लेके आ सके। मतलब कई बार क्या करते हैं जैसे कोई प्रोडक्ट है उसको क्या करेंगे सस्ते में बेच देंगे ताकि जो है लोग स्टोर में आएँ और फिर वो और प्रोडक्ट्स देखें और उनकी हाई प्रॉफिट आइटम्स को जो है खरीद लें। तो ये भी जो है एक मेथड है प्राइसिंग का। तो जैसे कि अगर सुपरमार्केट है जो है दूध बेच रहा है वो डिस्काउंट पे, तो अगर उसको कुछ और भी दिखेगा जैसे स्नैक्स वगैरह हैं, बिस्किट्स वगैरह हैं, तो वो उनको ले लेगा जो है, जबकि वो हाई प्रॉफिट है फिर भी। तो ये भी हमारी जो है एक स्ट्रैटेजी है। तो हमारी ये प्राइस स्ट्रैटेजीज़ थी। इसमें क्या है सबसे पहले जो है प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी जो न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, प्राइस स्कीमिंग कि हम इनिशियली क्या करेंगे प्राइस को हाई रखेंगे, बाद में लो कर देंगे। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में है कि हम लोग पहले लो रखेंगे, बाद में प्राइस को हाई कर देंगे। उसके बाद है जनरल प्राइसिंग पॉलिसीज़ में कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जिसको हम मार्कअप प्राइसिंग का भी नाम देते हैं कि हमारी जो कॉस्ट होगी उस पे हम जितना डिज़ायर्ड प्रॉफिट चाहते हैं, वो परसेंटेज लगा के अपना प्राइस फिक्स कर देंगे। फिर है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, मतलब कि जो है कितनी वैल्यू का प्रोडक्ट था, तो वो जो है कस्टमर क्या सोचता है कि वो कितने पैसे देने को तैयार है, तो हम उस हिसाब से जो है चार्ज करते हैं। फिर है कम्पेटिटिव प्राइसिंग या गोइंग रेट प्राइसिंग कि जितना मार्केट में रेट चल रहा है हम उसी पे बेच देंगे। फिर आता है थर्ड साइकोलॉजिकल या टैक्टिकल प्राइसिंग। इसमें है साइकोलॉजिकल कि हम जो है 99 जो भी प्रोडक्ट 99 से एंड हो रहा है प्राइस वो हम सारा का सारे प्रोडक्ट्स को 99 से एंड के रखेंगे या 9 से एंड रखेंगे। फिर है बंडल प्राइसिंग कि एक प्रोडक्ट की जगह हम जो है कॉम्बो बना देते हैं और हम ये बोलते हैं कि आप इसको ले लो ये आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। फिर है लॉस लीडर प्राइसिंग, मतलब कि क्या करते हैं कि जितना मार्केट रेट है उससे भी लो बेचेंगे ताकि जो है लोग स्टोर में आए या उनका प्रोडक्ट खरीदें और वो उस वजह से जो है उनके हाई प्रॉफिट मार्जिन के प्रोडक्ट्स को भी खरीद लें। फिर है प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? थर्ड पी जो है हमारा कि हम कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर, तो ये क्या है मैकेनिज़्म है जो एंश्योर करता है कि प्रोडक्ट जो है कस्टमर को राइट टाइम पे, राइट लोकेशन पे मिल जाए। तो हमारा जो है ये क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, कंज़्यूम वो ऑल ओवर जो है वर्ल्ड हो रहा है, तो हमें उसको फैक्ट्री से कंज़्यूमर तक कैसे पहुँचाना है, हम वो चीज़ देखते हैं और वो काम जो है हमारा प्लेस करता है। तो उससे रिलेटेड जो भी डिसीज़न्स होते हैं, उसको हम प्लेस मिक्स का नाम दे देते हैं। तो अगर एक कंपनी के पास बेस्ट प्रोडक्ट है, परफेक्ट प्राइस है या ब्रिलियंट प्रमोशनल कैंपेन है, मतलब सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर वो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग नहीं खरीदेंगे। अगर आपको कोई आइटम चाहिए, आप स्टोर पे जा रहे हो, आपकी फेवरेट ब्रांड है, बट फिर भी आपको वो नहीं मिल रही, तो आप कहीं और से या कोई और प्रोडक्ट ले लेंगे कि हाँ, ठीक है, हो सकता है आपको कल को अच्छा लगे, तो आप उसी पे शिफ्ट हो जाओ फिर। तो ये एक जो है बहुत ज़्यादा हेवी लॉस होता है अगर प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो। फिर है प्लेस मिक्स में 2 चीज़ें आती हैं, एक है फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, जो एक्चुअल मूवमेंट होती है गुड्स की वो, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग जो है, वेयरहाउसिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग। अगर वहीं बात करें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, ये है कि हम किसके थ्रू जो है सारा जो है चेन है कि हम कैसे फैक्ट्री से जो मैंने कहा कंज्यूमर तक जो है पहुँचाएँगे प्रोडक्ट, उसकी चेन ऑफ मूवमेंट क्या है वो। तो अगर हम बात करें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये क्या है एक पाथ है या रूट है कि कैसे गुड्स और सर्विसेज़ प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुँचेंगे। तो जो है मैन्युफैक्चर क्योंकि एक जगह होती है और प्रोडक्शन जो है कंज़प्शन जो है वो हर जगह होती है। तो हमें उसको जो है मिडलमैन के थ्रू जो है गैप को ब्रिज करना पड़ता है और उसके हिसाब से सेल करना पड़ता है।
अब अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लेवल्स जो होते हैं हमारे कि इंटरमीडिएट की कितने हमारे जो है जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कितने इंटरमीडिएरीज बीच में हैं, उनको हम जो है लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उनको हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे डिवाइड करते हैं? सबसे पहले करते हैं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल्स के वे में। आइए देखते हैं, डायग्राम की हेल्प से पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है कि जो डायरेक्ट जो है लेवल्स हैं हमारे पास, सबसे पहले है डायरेक्ट लेवल। डायरेक्ट लेवल में क्या है, जीरो लेवल, ये डायरेक्ट लेवल भी जिसको कहते हैं। इसमें कोई भी इंटरमीडिएरी नहीं होता। जो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर होता है वो डायरेक्टली जो है कंज्यूमर के पास जाके उसको फाइनल यूजर को जो है मतलब कि सेल करता है। जैसे कि अगर हम देखें ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, आज की डेट में जो है कोई पर्टिकुलर कंपनी है तो उसकी अपनी एक वेबसाइट है, तो हम उसके थ्रू जो है वो सेल करते हैं, हम वहीं से परचेज कर लें, तो वो एक डायरेक्ट जो है हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इनडायरेक्ट की बात करें तो हमारे पास आते हैं 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। जो ये 1, 2, 3 हमने नंबर्स दिए हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने जो है बीच में जो है इंटरमीडिएरीज़ हैं। जैसे 1 लेवल की बात करें अगर, तो सबसे पहले है कि मैन्युफैक्चरर जो है और कंज्यूमर के बीच में एक ही है, वो है रिटेलर। रिटेलर कौन होता है? जो कि फाइनल जो हमारे पास शॉपकीपर्स होते हैं आस-पास के, जो फाइनल जो है यूज़र्स को सेल करते हैं, या जैसे वी मार्ट हो गया, डी मार्ट हो गया, ये स्मार्ट्स वगैरह होते हैं ये। फिर है 2 लेवल, 2 लेवल में क्या है, 2 इंटरमीडिएरीज़ आ जाते हैं। कौन-कौन से? एक होलसेलर और रिटेलर। मैन्युफैक्चरर सबसे पहले होलसेलर को बेचता है, होलसेलर फिर रिटेलर्स को बेचता है और रिटेलर जो है वो कंज्यूमर्स को बेचता है। इसके बाद है 3 लेवल। 3 लेवल में क्या है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो सबसे पहले एजेंट या ब्रोकर को बेचेगा, फिर वो एजेंट या ब्रोकर जो है वो होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर फिर आगे रिटेलर को बेचेगा और रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को बेचेगा। अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन से प्रोडक्ट के लिए या हम कैसे जो है डिसाइड करते हैं कि कौन-सी जो है लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होगा। सबसे पहले देखिए डायरेक्ट चैनल क्या है, ज़ीरो लेवल चैनल जो कि डायरेक्ट है। इसमें जो है हम मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर डायरेक्ट जो है कंज्यूमर को देता है। इसमें कोई भी इंटरमीडिएरीज़ नहीं है। जैसे कि हम जो है किसी मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट से लैपटॉप खरीद रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट इंटरैक्शन है। इसके अलावा है इनडायरेक्ट चैनल। इसमें क्या है, 3 लेवल है, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। जब भी हमारे पास मिडलमैन इन्वॉल्व हो जाता है तो हम उसको इनडायरेक्ट चैनल बोल देते हैं। सबसे पहले है 1 लेवल चैनल। इसमें क्या है, बीच में एक रिटेलर है। तो जो है हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर जो है डायरेक्टली रिटेलर को सेल करता है और फिर रिटेलर जो है फाइनल कंज्यूमर्स को सेल करता है। जैसे जो लार्ज सुपरमार्केट चेन्स, जैसे मैंने कहा कि वी मार्ट, डी मार्ट जो हैं, ये सारे जो हैं, या विशाल मार्ट जो हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचते हैं। तो ये हमारा 1 लेवल चैनल का एग्जांपल हो सकता है। या जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, वो सेल करते हैं कार्स को ऑथराइज्ड लोकल डीलरशिप के थ्रू। फिर जो है सेकंड है 2 लेवल चैनल, मतलब कि इसमें बीच में होलसेलर और रिटेलर्स आते हैं। तो ये ट्रेडिशनल और कॉमन चैनल है कि सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर है वो जो है होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा और फिर रिटेलर जाके फाइनल जो है कंज्यूमर्स को बेच देगा। अब इसमें क्या है कि जो है हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसके कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि सोप्स जो हैं, स्नैक्स हैं, टूथपेस्ट है, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये यूजुअली जो है फॉलो करते हैं इस रूट को। उसके बाद है 3 लेवल चैनल, मतलब कि प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। इसमें हमारे पास एजेंट भी आता है, होलसेलर भी आता है और रिटेलर भी आता है। ये सबसे लॉन्गेस्ट चैनल है, उसको 3 लेवल चैनल बोलते हैं हम। तो इसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरर जो है एक हायर करता है, एक से या फिर एक सेलिंग एजेंट को रख लेता है और फिर वो आगे जो है सेलिंग एजेंट या ब्रोकर जो है क होलसेलर को जो है ट्राई करता है कॉन्टैक्ट करने की, वो होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर्स को बेचता है और रिटेलर्स जो हैं अल्टीमेटली जो है फाइनल कंज्यूमर्स को बेचते हैं। लेकिन ये जो है बहुत बड़ी है और इसका जो है क्या है कि कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होती है इसमें। जैसे कि एग्जांपल दें हम, कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, कोई इंपोर्टेड गुड्स हैं, तो ये सारे जो है क्या है, लॉन्ग चेन को जो है यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो अफ़ेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम कौन-सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है चूज़ करते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, कि कौन-कौन से जो है फिज़िकल कैरेक्टर्स जो है या क्या जो है नेचर है प्रोडक्ट का, तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को और कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें। सबसे पहले है पेरिशेबिलिटी, मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाता है तो उसको हम पेरिशेबिलिटी का नाम देते हैं। तो हाइली पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं?
जैसे जो हमारी सब्जियाँ हैं या फ्लावर्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं या फ्रेश मिल्क हैं, तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इनके लिए हम प्रेफ़र करते हैं कि हम डायरेक्ट या वेरी शॉर्ट चैनल जो है वो यूज़ करें, ताकि जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना होते हुए फाइनल कंज़्यूमर तक जो है हमारा गुड पहुँच जाए। वैसे ही जो है ड्यूरेबल गुड्स जो हैं, जैसे कि क्लॉथ्स हैं, फर्नीचर है, इनको जो है हम मल्टी लेवल चैनल्स के थ्रू यूज़ करते हैं, ताकि जो है क्योंकि इनका इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है, इनको हम आराम से भी जो है वो भेज सकते हैं। फिर है यूनिट वैल्यू कि अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी पहले से ही हाई वैल्यू है पर यूनिट, तो हम ट्राई करेंगे कि हम उसको डायरेक्ट ही बेचें। क्योंकि अगर हम जो है उसको इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू सेल करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कॉस्ट बढ़ती जाएगी क्योंकि हमें ब्रोकर को भी जो है हिस्सा देना है, होलसेलर को भी देना है, रिटेलर को भी देना है, जो डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं वो उन्होंने अल्टीमेटली कुछ तो कमाना है, तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाता है। और वहीं अगर बात करें हम जो लो जो है एवरीडे आइटम्स होती हैं जैसे मैच बॉक्स हो गया, कोलगेट, टूथपेस्ट जो है और या फिर जो है टूथब्रश हो गया, सोप हो गया, तो उन चीज़ों के लिए जो है हम लॉन्गर चेन को भी यूज़ कर सकते हैं। और वैसे तो लॉन्गर चेन ही प्रेफ़रेबल रहती है क्योंकि क्या करते हैं हम होलसेलर के थ्रू जो है, वो रिटेलर के थ्रू हम उनकी एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम जो है हर जगह पहुँचा देते हैं, उनको मास डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ताकि क्या हो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिर है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, तो हम क्या करते हैं उसको डायरेक्ट सेल करना प्रेफ़र करते हैं, ताकि अगर हम उसको जो है कैसे यूज़ करना है, डेमोंस्ट्रेशन, इंस्टॉलेशन ये सारी जो है हेल्प कर पाएँ। पर अगर जो है अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी इंस्टॉलेशन वगैरह या कोई स्पेशलाइज़्ड सर्विस की ज़रूरत नहीं है, तो जो है हम उसको लॉन्गर चेन से भी कर सकते हैं। उसके अलावा है बल्क एंड वेट कि अगर हेवी आइटम्स हैं जैसे सीमेंट है, ब्रिक्स है, स्टील है, तो उनके लिए हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। तो हम ट्राई करते हैं कि उसको शॉर्टर चैनल से जो है हम भेजें। और अगर वही बात करें जो लो जो है ज़्यादा मतलब बड़े प्रोडक्ट्स नहीं हैं, तो उनका हम ये कर लेते हैं कि उनको लॉन्गर चेन से भी जो है हम कर सकते हैं। फिर है सेकंड मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स या कस्टमर जो है हम बोलते हैं उनसे रिलेटेड फैक्टर्स। तो इसमें क्या है कि कस्टमर कौन है, कहाँ है और वो जो है कैसे बाय करेंगे। तो वो ये जो है ये वो डिसीजंस इन्फ्लुएंस करता है। जैसे सबसे पहले है नंबर ऑफ बायर्स कि अगर नंबर ऑफ बायर्स बहुत स्मॉल है, छोटे-छोटे जो है मतलब काफ़ी जो छोटे कम लोग हैं वो खरीदते हैं और लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं। तो वो क्या करेंगे डायरेक्ट चैनल बेस्ट है क्योंकि कुछ ही सेल बायर्स हैं तो हम उनको डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। पर वहीं पे अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बायर्स हैं और जो है वो जो है अलग-अलग जगह पे हैं, तो हम क्या करते हैं होलसेलर और रिटेलर्स का यूज़ करते हैं। फिर है ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन कि अगर जो है एक छोटे से एरिया में ही सारे कस्टमर्स हैं, तो हम डायरेक्टली सेल कर देंगे। पर वहीं अगर हमारे जो है स्कैटर्ड हैं सारे के सारे कस्टमर्स, तो हम क्या करेंगे फिर हम लोग प्रेफ़र करेंगे कि हम लोग जो है उनको जो है मिडलमैन के थ्रू करें। उसके बाद है साइज़ ऑफ ऑर्डर। साइज़ ऑफ ऑर्डर में क्या है कि हमारा जो अगर बल्क ऑर्डर्स आते हैं तो हम डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो है बल्क ऑर्डर ना आके छोटी-छोटी क्वांटिटीज़ में ऑर्डर आते हैं, तो ये प्रेफ़रेबल होता है कि हम मिडलमैन को ही इंक्लूड कर दें क्योंकि बिज़नेस के डे टू डे ऑपरेशंस जो हैं, वो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं। फिर है कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स मतलब कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ्स है, वीकनेस है, गोल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की या फिर जो है ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है मतलब कि। जैसे कि हम बात करें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की, अगर जो है एक कंपनी वेल साउंड है, उसके पास अच्छे पैसे हैं, तो हो सकता है वो इन्वेस्ट करे रिटेल स्टोर्स पे, सेल्स फोर्स पे, वेयरहाउसेस को मैनेज करें। तो जिनके पास रिसोर्सेज़ अच्छे हैं, वो तो अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कंपनी के पास पैसे अच्छे नहीं हैं, तो उनको जो एक्जिस्टिंग मिडलमैन होलसेलर्स हैं, उनके थ्रू बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है उनकी पहले से चेन्स बनी हुई होती हैं, तो वो ईज़िली जो है सेल कर सकते हैं और जो है कंपनी को ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा है डिज़ायर फॉर कंट्रोल। अगर कंपनी चाहती है कि उसका स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो, जो है कि कैसे प्रोडक्ट प्राइस होगा, कैसे डिस्प्ले होगा, कैसे प्रमोट होगा, तो वो क्या करेंगे डायरेक्ट चैनल को यूज़ करेंगे। पर अगर वहीं जो है उनको इतना कोई कंट्रोल से फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो लॉन्गर चैनल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर है मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ कि मैनेजमेंट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होता है, कई बार जो है उनके पास मार्केटिंग स्किल्स नहीं होती, तो अगर तो जो है वो मानते हैं कि नहीं वो मैनेजमेंट जो है उनकी एक्सपर्टीज़ है कि वो बेच सकते हैं ईज़िली अच्छे से, तब तो वो जो है डायरेक्टली भी बेच सकते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं बहुत एफर्ट्स लगेंगे, तो फिर उनके लिए बेटर है कि वो जो है डायरेक्ट ना बेच के इंटरमीडिएरीज़ की हेल्प के साथ सेल करें। फिर है 4th एनवायरमेंटल एंड मिडलमैन फैक्टर्स।
कई बार जो एक्सटर्नल मार्केट कंडीशंस होती हैं, ये जो इंटरमीडिएरीज होते हैं, उनसे भी जो है काफ़ी इफ़ेक्ट होती है चॉइस। जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें, अगर इकोनॉमिक रिसेशन है, ठीक है? तो कंपनीज़ क्या करेंगी, अपने कॉस्ट को कम करने की ट्राई करेंगे। तो वो मिडलमैन को इंक्लूड नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि अगर वो मिडलमैन को इंक्लूड करेंगी, तो कहीं न कहीं उनका अपना प्रॉफिट का शेयर जो है, वो भी जो है उनके पास जाएगा, होलसेलर्स के पास। अगर वो कस्टमर्स को डायरेक्ट सेल करते हैं, तो वो डिस्काउंट पे भी करेंगे, फिर भी वो ज़्यादा अर्न करेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर वो इंटरमीडिएरीज़ को ऐड कर देते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएरीज भी अपना अर्न करते हैं, तो इस वजह से क्या है, वो डायरेक्ट चैनल को प्रेफ़र करते हैं ताकि फाइनल प्राइस हमेशा लो रहे। उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ मिडलमैन, मिडलमैन अवेलेबल हैं या नहीं या कितने हैं? अगर मान लो थोड़े से ही मिडलमैन अवेलेबल हैं और वो भी जो है कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, तो हमें जो है ये हो सकता है कि हम उनके साथ नहीं बेचेंगे, तो हमें खुद की जो है डायरेक्ट चैनल के थ्रू सेल करनी पड़ेगी। पर अगर वहीं हमारे पास मिडलमैन ज़्यादा है, तो हम हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर मिडलमैन को जो है हम चूज़ करें कि वो हमारे प्रोडक्ट को सेल करें, तो वो भी एक फैक्टर है। उसके अलावा है लीगल कंस्ट्रेंट्स, मतलब कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी कई बार जो है गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जैसे कि मान के देखो कि कोई जो है प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल होता है, उनके जो है कहा गया है कि वो जो लाइसेंस्ड जो लोग हैं, जिन्होंने लाइसेंस लिया है, वो उन्हीं के थ्रू जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये क्या है कि अब कंपनी चाहे तो नहीं कर सकती डायरेक्ट, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये भी हमारे क्या है, लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं। फिर उसके बाद आ जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फोकस किस पे करता है कि हमें इंटरमीडिएट्स रखने हैं नहीं रखने हैं, ठीक है, कि पीपल जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो सेलिंग कैसे करेंगे वो। पर अगर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो एक्चुअल में जो लॉजिस्टिक्स होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है, कि हम फिजिकली कैसे जो है हैंडल करेंगे मूवमेंट ऑफ गुड्स को, और कैसे जो है हम प्रोडक्शन के प्लेस से कंजप्शन के प्लेस तक उनको ट्रांसफर करेंगे। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो जो है राइट गुड्स को राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे, राइट कॉस्ट पे, लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल पे जो है वो अवेलेबल करवा सकें। अब इसमें जो है हमारे पास क्या है कि अगर हमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अचीव करना है, तो हमारे पास 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है कि जब जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस किया, तो कितने टाइम में मेरा ऑर्डर जो है प्रोसेस होके वो जो है डिलीवर करने के लिए स्टार्ट कर देंगे या फिर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, तो वो ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया। जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो जैसे हम किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमारा ऑर्डर जो है वो सिस्टम पे जाता है, इन्वेंटरी चेक करता है और उसके बाद फाइनल होता है। अगर मान लो जो है कई बार आउट ऑफ स्टॉक है, तो वो फाइनल नहीं होगा। तो वही है कि कस्टमर क्या करता है, एक ऑर्डर प्लेस करेगा सेल्स पर्सन के साथ, जो कि हम इस टाइम ई-कॉमर्स की बात करते हैं, तो हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। वो जो है कंपनी को बताएगा, कंपनी इन्वेंटरी चेक करेगी, क्रेडिट देखेगी, उसके बाद जो है वो उस हिसाब से क्या करेंगे, वेयरहाउस से प्रोडक्ट लेके आएँगे या प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और उसको इनवॉइस मतलब के साथ डिस्पैच कर देंगे। तो ये हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग का टाइम है कि कितना टाइम उन्होंने लिया प्रोसेस करने को उस ऑर्डर को। इसके जो है मैटर क्यों करता है, क्योंकि अगर देखो हमारे ऑर्डर प्रोसेसिंग का टाइम ही बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या करेगा कस्टमर, हमसे ना लेके वो कहीं और से ले लेगा। क्योंकि कस्टमर को भी तो पता होना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट कितना आएगा। अब मान लो मैं कुछ ऑर्डर कर रही हूँ, एक जगह वो 2 दिन में आ रहा है, एक जगह वो 5 दिन में आ रहा है, तो मैं क्या प्रेफ़र करूँगी कि जहाँ जो है 2 दिन में आएगा मैं वही ले लूँगी। क्योंकि प्राइसेज़ पे तो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, तो इसलिए जो है ऑर्डर प्रोसेसिंग को फ़ास्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद है सेकंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? फिज़िकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि हम जो है जब फैक्ट्री से कंज़म्पशन के प्लेस तक गुड्स ले जा रहे हैं, तो हम कैसे और किस वे के थ्रू या किस जो है गाड़ी से लेके जा रहे हैं, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में आ जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करता है, मतलब कि जहाँ प्रोडक्ट बन रहा है और जहाँ प्रोडक्ट कंज़्यूम हो रहा है, उसका जो है एक ब्रिज है ट्रांसपोर्टेशन। तो अब जो है इसमें क्या है, कंपनी क्या डिसाइड करेगी कि जो है वो कैसे जो है प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करेगी। वो रोड के थ्रू करेगी, रेलवेज़ के थ्रू करेगी, एयर के थ्रू करेगी, वाटरवेज़ के थ्रू करेगी या पाइपलाइन के थ्रू करेगी। तो ये एक डिसीज़न है। अब ये मैटर क्यों करता है? एक तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो है चॉइस, अगर हमारे पास जो है नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, हेवी या बल्क आइटम्स हैं, तो उनको तो हमें जो है रेल के थ्रू ही करना पड़ेगा। अगर पेरिशेबल है तो डायरेक्ट जो है एयर के थ्रू करना पड़ सकता है, वरना वो खराब हो जाएँगी। अगर स्टैंडर्ड गुड्स हैं, जैसे हमने कहा कि एवरीडे जो रोज़ के जो हैं गुड्स हैं, उनको हम नॉर्मल जो है बाय रोड भी कर देंगे। उसके अलावा जो है हमारे पास है वेयरहाउसिंग। वेयरहाउसिंग क्या है? वेयरहाउसिंग क्या हमें प्रोवाइड करवाती है? एक तो ये टाइम यूटिलिटी क्रिएट करती है। मतलब कि वेयरहाउसेज़ में क्या है, हम जब प्रोडक्शन करते हैं, तो हम बल्क प्रोडक्शन करते हैं। अब उस प्रोडक्शन को स्टोर भी कहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जब डिमांड बढ़ेगी, तो हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो हम जो है पहले से प्रोडक्शन करके रखते हैं। तो उसको स्टोर करने के लिए हम वेयरहाउसेज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोडक्ट्स जो हैं
ज़रूरी नहीं होता कि जब वो प्रोड्यूस हो तभी कंज़्यूम हो। इसलिए हम क्या करते हैं, उसका गैप को जो है ब्रीच करने के लिए हम लोग वेयर हाउसेज़ में प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखते हैं, और जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, वो वेयर हाउसेज़ से प्रोडक्ट्स को सेंड करते हैं आगे। तो इस हिसाब से क्या है, कंपनी को ये डिसाइड करना है कि उसको कितने वेयर हाउस चाहिए और कहाँ पे वेयर हाउस चाहिए। मतलब कि अब कंपनी के पास ये है कि ना वो कम रख सकती है, ना वो ज़्यादा रख सकती है, और ये मैटर क्यों करता है? सबसे पहले तो है कि रैपिड डिलीवरी, क्योंकि अगर हमें जल्दी डिलीवर करना है, तो हम चाहते हैं कि स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे हमारे वेयर हाउसेज़ एस्टेब्लिश्ड हों। उसके अलावा जो है ये वो जो है गुड्स को स्टोर करने में भी हेल्प करता है, और जो है वेयर हाउस ये एंश्योर करता है कि हम एक स्टेडी सप्लाई कंसिस्टेंटली सप्लाई कर सकें अपने प्रोडक्ट्स को थ्रू आउट द ईयर। चाहे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, पहले से स्टॉक होता है। तो वेयर हाउस जो है टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। टाइम यूटिलिटी कैसे, कि जब वो प्रोड्यूस हुए किस सीज़न में, उससे लेके जब वो कंज़्यूम होंगे उस टाइम में, जो बीच का गैप है वो वेयर हाउस के थ्रू हम फिल करते हैं। फिर है इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी क्या होता है, जो हम अपने पास स्टॉक जो गुड्स रखते हैं, उनको हम इन्वेंटरी का नाम दे देते हैं। अब इन्वेंटरी कंट्रोल क्या होता है, कि जब हम केयरफुली जो है, बहुत ध्यान से हम ये देखते हैं कि हमें कितनी इन्वेंटरी रखनी है, कितनी स्टोर करनी है, तो उस बात को हम इन्वेंटरी कंट्रोल का नाम दे देते हैं। तो इसमें क्या है प्रोसेस, कि मैनेजर जो है सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कितना जल्दी जो है प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कितना टाइम लगेगा उसको रीस्टॉक होने में, और कितनी कॉस्ट एसोसिएटेड है स्टोर करने में। अब इसमें क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है कि हमने कितने यूनिट्स, मतलब कितना स्टॉक रखना है अपने पास। अब अगर हम बात करें ओवर स्टॉक और अंडर स्टॉक, ओवर स्टॉक क्या हुआ, कि जितना हमें चाहिए था हमने उससे ज़्यादा स्टॉक अपने पास रख लिया। अंडर स्टॉक हुआ कि जितनी हमें यूनिट्स चाहिए थी उससे कम हमने रख लिया। अगर हमने ज़्यादा रख ली तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। हमें वेयरहाउस पे जो है कॉस्ट वेयरहाउस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। हमारी जो पैसे हैं, वर्किंग कैपिटल है, वो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि जब सेल होगी तभी हमें जो है रियलाइज़ होगी वैल्यू। तो वो भी एक फैक्टर है। हमारे पास क्या है, हमें ज़्यादा पैसा जो है वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो है हमें और एक्टिविटीज़ भी तो कंटिन्यू रखनी है, पर हमारा अगर सेल नहीं होगा, तो ये जो है हमारा ब्लॉक हो जाएगा ना पैसा उस चीज़ के लिए। और अगर हम कम रखेंगे तो क्या होगा, जब डिमांड आएगी, हो सकता है जो है कंज़्यूमर चाहता है प्रोडक्ट खरीदना, हम भी बेचना चाहते हैं, पर हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है, प्रोडक्शन हो नहीं रही। तो उस वजह से क्या है, कि कई बार हो सकता है कि कस्टमर जो है प्रोडक्ट तो लेना चाहता है, बट उसको अवेलेबल ही नहीं है। तो उस वजह से क्या होगा, कि कस्टमर प्रोडक्ट नहीं ले पाएगा, और वो कंपेटिटर के प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो सकता है। उससे क्या होगा, हमारे पास जो है एक तो हमारी सेल का लॉस होगा, दूसरा हमारी रेपुटेशन का भी लॉस हो सकता है, मार्केट शेयर का लॉस हो सकता है, और एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए हमें जो है इन्वेंटरी का साइज़ जो है बहुत केयरफुली फिक्स करना चाहिए, कि पास्ट ट्रेंड्स को देख के या कोई एस्टिमेट्स लगा के कि कितनी हमारी सेल हो सकती है, वो सब कुछ। और हमें कॉस्ट को जो है बैलेंस करना है। इसलिए जो है हमारे ये 4 कंपोनेंट्स हमने पढ़े। इसके बाद है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में क्या आता है, जो भी हम जो है डिसीजंस लेते हैं सारे के सारे, कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएँगे, कम्युनिकेट करेंगे लोगों तक उसका जो है प्रोडक्ट की ये प्रोडक्ट है, उसके फीचर्स, उसकी यूटिलिटी, उसका प्राइस, तो वो सारे डिसीजंस जो भी हैं वो प्रमोशन मिक्स में आते हैं। तो एक बार कंपनी जो है एक डेव उन्होंने कोई एक प्रोडक्ट बना दिया, उसको प्राइस भी कर दिया, उसको जो है दुकानों तक पहुँचा भी दिया। अब जो है लोगों को भी तो पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में एक्ज़िस्ट करता है। अगर मान लो लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट भी है ऐसा, तो वो कैसे खरीदेंगे? वो नहीं खरीदेंगे, उसके लिए डिमांड क्रिएट नहीं होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट है, और उनको पर्सुएड करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। तो प्रमोशन मिक्स क्या है, एक स्पेसिफिक ब्लेंड है कम्युनिकेशन टूल्स का, जिससे जो क्या करती है कंपनी जो है यूज़ करती है, कि वो जो कस्टमर्स को है वो उनको एक तो जो है इन्फ्लुएंस कर सके, कम्युनिकेट कर सके, और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास 5 टूल्स हैं जो कि प्रमोशन मिक्स को बनाता है। सबसे पहले है एडवर्टाइजिंग। ये क्या है, पेड नॉन पर्सनल मास कम्युनिकेशन, जो हम टीवी पे देखते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में देखते हैं। तो ये क्या है, लार्ज ऑडियंस तक जाती है। इसके अलावा जो है ये ब्रांड इमेज को भी बिल्ड करती है, और ये रिपीटेबल मैसेज, मतलब कोई एक मैसेज को रिपीट करके जो है बताती रहती हैं। जैसे आपने जो है टीवी पे सर्फ एक्सेल की ऐड देखी होगी, चॉकलेट्स की ऐड देखी होगी। अलग-अलग तरीके से लोग अलग-अलग जो है तरीके से अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करते हैं। जैसे दाग अच्छे हैं, टैगलाइन्स बनाते हैं, तो ये जो है एडवर्टाइज़मेंट का पार्ट है। उसके बाद हमारे पास है जैसे कि डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करें, तो डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, जैसे हम कई बार देखते हैं कि लोग पैम्फलेट्स बाँटते हैं, या कोई मेल के थ्रू जो है बेचता है, कोई डाटाबेस भेज रहा है। तो ये सारे जो है हमारे पास क्या आ जाएँगे,
डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट है। फिर है सेल्स प्रमोशन, मतलब कि बाय वन गेट वन फ्री जो है, या फिर जो है बाय टू गेट वन फ्री, एक्स्ट्रा 10% ऑफ, जो है बाय फॉर 1000 एंड गेट ₹50 डिस्काउंट। ये सारे जो है सेल्स प्रमोशन के टेक्निक हैं कि कैसे जो है हम अपनी सेल के प्रोडक्ट को बना सकते हैं, या फिर ट्रायल है, जो नए प्रोडक्ट्स का ट्रायल दे देते हैं, तो या फिर कंपेटिटर का कोई है हमारा जो है कंपेटिटर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो हम उसको अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसमें है एक और पर्सनल सेलिंग, मतलब कि डायरेक्ट फेस टू फेस। जैसे आपने देखा होगा घरों पे भी कि आते हैं लोग, प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, वो बताते हैं कि इसका ये यूज़ है, तो वो डायरेक्ट जो है आपके साथ वहाँ पे बैठ के आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो वो भी पर्सनल सेलिंग का पार्ट है। उसके अलावा है पब्लिक रिलेशंस, ये है कि कैसे जो है मान लो कोई प्रेस रिलीज़ हो गई, कोई इवेंट हो गया, कोई लोग जो है स्पॉन्सर कर देते हैं, कोई मीडिया के साथ बात करते हैं, तो ये सारे जो है पब्लिक रिलेशन का पार्ट है, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं हमारे, ये प्रमोशन मिक्स का पार्ट है। सबसे पहले आ जाता है एडवर्टाइजिंग। ये क्या है, पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है और प्रमोशन करता है ये आइडियाज़ का, गुड्स का या सर्विसेज़ का कोई भी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू। मतलब कि देखिए ये पेड है और नॉन पर्सनल है क्योंकि पैसे तो हम दे ही रहे हैं। नॉन पर्सनल कैसे है, क्योंकि जो है एक बार ऐड आ रही है तो इसमें हम फीडबैक भी नहीं देते, कुछ नहीं देते, हमें सिर्फ सुनना ही सुनना होता है, और ये प्रमोट करता है जो भी इन्होंने कहना होता है वो। अब इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या है इसके, कि इसकी जो है मैसिव रीच, ये बहुत ज़्यादा रीच है इसकी। ये अलाउ करता है किसी भी ब्रांड को कि वो जो है क्या कर सकती है, मल्टीपल टाइम मैसेज को रिपीट कर सकती है ब्रॉड ऑडियंस को। अब जैसे आप अगर कोई जो है, जब कई बार आप क्रिकेट देखते हो तो एड्स आती है, एक ही एड बार-बार आती रहती है, तो क्या है वो रिपीटेड मैसेज चल रहा है, वो आपके दिमाग को कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करता है। अब जो ओवरऑल कॉस्ट जो होती है एडवर्टाइज़मेंट की वो हाई होती है, लेकिन जो है कॉस्ट पर पर्सन की अगर बात करें तो वो लो होती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा वाइड है इस वज़ह से। एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे टीवी है, रेडियो कमर्शियल्स हैं, बिलबोर्ड है, यूट्यूब हो गया, जो है सोशल मीडिया की स्पॉन्सर्ड एड्स हो गई, मैगज़ीन स्प्रेड्स हो गई, ये सारी। सेकंड है हमारा सेल्स प्रमोशन। इसमें क्या आ गया हमारा कि ये क्या है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स है जो हम डिज़ाइन करते हैं कि हम जो है क्या करें, जो भी हमारा कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है कस्टमर, उसकी इमीडिएट अटेंशन को ग्रैब कर सकें। तो एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, ये एक रीज़न देता है कि क्यों खरीदना है, या एक इंसेंटिव देता है कि अभी खरीद लो। जैसे मान लो कोई जो है हमें डिटर्जेंट लेना है, पर हमें अभी नीड नहीं है, पर अगर हम ये देखेंगे कि अरे वाओ! सेल लगी है 50% ऑफ या बाय वन गेट वन फ्री, तो हम अभी खरीद लेते हैं कि बाद में तो काम आएगा ही। तो ये क्या करता है, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद ले। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये एक तो जो है सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है कि हाँ, कि अभी प्रोडक्ट लेना ज़रूरी है या अभी ले लो वरना बाद में ख़त्म ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें उस जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल है बाय वन गेट वन फ्री, सीज़नल डिस्काउंट हो गए, डिस्काउंट कूपन हो गए, फ्री सैंपल हो गए, कोई स्क्रैच एंड विन कंटेस्ट्स हो गए, अलग-अलग चीज़ें जो मैंने बताई थी। फिर है पर्सनल सेलिंग, इसमें क्या है कि ये फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है होता है, टू वे फ्लो है कम्युनिकेशन का, और जो है ये सेल्स पर्सन और प्रोस्पेक्टिव बायर के बीच में होता है। इसकी जो सेल जो है पर पर्सन कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो है एक इंसान जाएगा, पूरा दिन जो है वो घूमेगा और रीच बहुत कम होती है। इसमें क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टूल है। कई बार जो है क्या करते हैं, क्योंकि हम सामने से बात कर रहे हैं कस्टमर के साथ, तो हम उनके जो है फीडबैक ले सकते हैं, उनकी नीड्स को सुन सकते हैं, उनको जो है बता सकते हैं कि कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है, इंस्टॉलेशन कैसी है, वो सारी चीज़ें। तो जो है ये उस चीज़ में हेल्प करता है, और ये एक्सपेंसिव जो है प्रमोशनल टूल है पर कॉन्टैक्ट, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि इसके लिए एक डेडिकेटेड सेल्स फ़ोर्स लगती है। एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे कार सेल पर्सन होते हैं डीलरशिप में, रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, बी टू बी सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये सारे। फिर है फोर्थ पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी, मतलब कि इसमें क्या होता है कि हम अच्छे रिलेशन बनाते हैं, कि कंपनी ये दिखाती है कि हम जो है औरों के बारे में भी सोचते हैं, एक अच्छी इमेज बनाने की ट्राई करती है अपनी, और हैंडल करती है अपने र्यूमर्स वगैरह, अगर कोई भी स्टोरीज है, इवेंट्स है, अगर कोई पहले भी हो तो वो पीआर, जैसे हमने सुना है, पब्लिक रिलेशंस के थ्रू जो है कंट्रोल करती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है, पीआर जो है वो क्या होता है, मोस्टली जो है अनपेड होती है, लोग जो है बातें करते हैं, जो वो क्योंकि वो पैसे लेके नहीं बातें कर रहे, तो वो चीज़ है। अगर हम मानते हैं, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, जैसे टाटा है, तो हम ये हमेशा यही बोलते हैं कि टाटा के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो हम टाटा हमें पैसे तो नहीं दे रहा ये बोलने के लिए, बट वही है कि उनकी इमेज इतनी अच्छी बनी है कि हम जो है उनको प्रमोट करते हैं, तो वो हमारी पब्लिक रिलेशंस हो गया।
जो है, जैसे टाटा जो है क्या करता है, नए-नए जो जैसे कि उन्होंने हॉस्पिटल्स वगैरह रखे हैं, चैरिटेबल जो है पुअर स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, स्पॉन्सरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। इस जैसे कि इसमें एग्ज़ाम्पल है कि एक कंपनी जो है वो स्पॉन्सर करती है लोकल चैरिटी मैराथन को, या फिर प्रेस न्यूज़ जो है वो किसी सस्टेनेबिलिटी या सोशल जो है इश्यू पे बोल देती है। तो उससे क्या होता है, उनकी जो है पॉज़िटिव पब्लिसिटी हो जाती है। फिर है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है कि जो है इन्वॉल्व, जैसे कि कंपनी जो है डायरेक्टली क्या करती है, जो भी कोई इंडिविजुअल कस्टमर होगा उनको डायरेक्टली टारगेट कर देती हैं। तो वो जो है ताकि इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल सके और जो है उनके साथ कस्टमर रिलेशनशिप भी बन गए। जैसे कि आपके पास अगर आपने नंबर रजिस्टर किया हो किसी भी साइट पे, तो आपके पास ऑफर्स आते रहते हैं कि आज ये मिल रहा है या वो मिल रहा है, ये ऑफर है, ये कूपन कोड है। तो वो सारी डायरेक्ट मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो ये क्या है, पर्सनलाइज़्ड है, इमीडिएट है और इंटरैक्टिव है। ये कंपनी को अलाउ करते हैं कि ये अपने जो है किसी भी इंडिविजुअल के लिए मैसेज को टेलर कर सकते हैं। अब जैसे एडवर्टाइज़मेंट है, उसमें तो एक ही मैसेज सबके लिए जाएगा, पर यहाँ पे जो है हम चेंज भी कर सकते हैं मैसेज को। और इसके एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे टेलीमार्केटिंग है, कस्टमाइज़्ड प्रमोशनल ईमेल है, डायरेक्ट मेल है, जो है कैटलॉग्स है, एसएमएस मार्केटिंग है। अब कंपनीज़ जो हैं अपना मिक्स चूज़ कैसे करती हैं, मतलब जो हमने सारा पढ़ा उसको कैसे चूज़ करती हैं, तो कंपनी जो है क्या करती है, एक को टूल को नहीं यूज़ करती, वो क्या करती है सबको ब्लेंड करती है साथ में, ताकि जो है वो एक अच्छा मिक्स बना सकें। जैसे कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अगर कॉम्प्लेक्स है या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, जो कि है जैसे इंडस्ट्रियल मशीनरी वगैरह है, तो वो पर्सनल सेलिंग पे रिलाई करते हैं। लेकिन अगर एवरीडे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, जैसे सोप है, टूथपेस्ट है, तो हम क्या करते हैं, हम एडवर्टाइज़मेंट पे रिलाई करते हैं। उसके अलावा है टारगेट मार्केट, कि अगर एक लोकल बिज़नेस जो है, वो हो सकता है कि डायरेक्ट मेल या लोकल पीआर को यूज़ करे, और जबकि जो ग्लोबल ब्रांड होगी वो क्या करेगी, एडवर्टाइज़मेंट को यूज़ करेगी। बजट भी डिपेंड करता है। अब जैसे हमने कहा कि स्मॉल बिज़नेसेस मोस्टली जो है डिजिटल डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं और पीआर करते हैं, क्योंकि वो मास एडवर्टाइज़मेंट जो है क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो जो है जो कम एक्सपेंसिव है वो उसी को करने की ट्राई करते हैं। इसके बाद अब हमारे क्या है, मार्केटिंग मिक्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, हमारे 4 पीस हो गए। हम अब क्या करेंगे कि जैसे हमने 4 पीस पढ़े, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वैसे ही हमारे पास क्या है, सीज़ भी हैं। वो तो था जो है सेलर के पर्सपेक्टिव से, पर हमारे पास क्या है, कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से भी कुछ चीज़ें हैं। तो जैसे कि सबसे पहले है, अगर हम देखें 4 सीज़ को, कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, कि कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, सी जो है हम जैसे प्रोडक्ट्स बोलते हैं, तो प्रोडक्ट्स की जगह क्या आ गया, कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए, उसको क्या ज़रूरत है, उसकी क्या इच्छा है। और फिर जैसे प्राइस है, प्राइस की जगह आ गया कॉस्ट, कि कितना जो है प्राइस देना चाहता है वो, ठीक है? कितना उसको अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट लग रही है, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा जो है हमने बोल दिया प्लेस, प्लेस का जगह हमने क्या कर लिया, कन्वीनियंस, कि कितने कन्वीनिएंटली हमें कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो कन्वीनियंस हो गया। और लास्ट में जो था प्रमोशन, तो हमारे पास है कम्युनिकेशन, कि कैसे जो है कम्युनिकेट हो रहा है हमारे तक प्रोडक्ट, ये चीज़ें हैं। अब देखिए इनमें क्या है कि सबसे पहले है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जगह हमने बोला कस्टमर सॉल्यूशन, कि एक सिर्फ प्रोडक्ट बनाने की जगह हमें ये फ़ोकस करना है कि कस्टमर को एक्चुअल में क्या चाहिए, उसकी प्रॉब्लम क्या है या उसकी वांट क्या है। फिर है प्राइस, यानी कि कस्टमर के लिए कॉस्ट, तो ये क्या है, सिर्फ स्टिकर प्राइस नहीं है, इसमें है कि कस्टमर की टोटल कॉस्ट कितनी है, कि उसको कितना टाइम लग रहा है खरीदने में, ट्रैवल कॉस्ट क्या है, या वो कितना देने के लिए जो है तैयार है वो चीज़। फिर है प्लेस की जगह कन्वीनियंस, मतलब कि अगर जो है ये है कि हम कितने ईज़िली जो है शॉप कर सकते हैं। जैसे पहले क्या था कि सुबह शॉप खुलेगी, शाम को बंद हो जाएगी। अगर आप बात करें जैसे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो आ गए हैं, तो हम जो है अब 24/7 शॉपिंग कर सकते हैं, या ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे भी हम कभी भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो वो कन्वीनिएंट हो गया है। फिर है पहले पी के मामले में प्रमोशन, और सी से है कस्टमर के मामले में कम्युनिकेशन। मतलब कि प्रमोशन क्या है, एक मैसेज पुश करना, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब है टू वे डायलॉग, मतलब कि उनसे बातचीत करना, फीडबैक लेना, रिलेशनशिप्स बिल्ड करना। और जैसे हमने जो है 4 पीस की जगह 7 पीस पढ़े थे, वैसे ही हमारे पास 7 सीज़ भी हैं। तो हमने पढ़ लिया कस्टमर सॉल्यूशन, पोस्ट, कॉस्ट, कन्वीनियंस और कम्युनिकेशन। और उसी तरह हमारे पास जो आगे सीज़ हैं वो है कॉर्पोरेशन, कि जो कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है या एथिक्स क्या हैं, कमोडिटी, की जो प्रोडक्ट है वो जो है कैसे उसको रिफाइन कर रहे हैं कि वो एक हाई वैल्यू कमोडिटी बन सके। और है सर्कमस्टांस, मतलब कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि इकोनॉमी हो गया, नेशनल कल्चर हो गया, वेदर हो गया, ये जो है कस्टमर के मूड को और बाइंग पावर को अफेक्ट करते हैं, लेकिन कंपनीज कंट्रोल नहीं कर सकती। इसी के साथ जो है हमारे ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं।
हमने सारे पढ़ लिए, मार्केटिंग पढ़ लिया, मार्केटिंग मिक्स जो है सारे मार्केटिंग के डिसीज़न जिसमें हमने 4 पीस भी पढ़े, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस हमने पढ़ लिया कि हम जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, जो है मार्केट को डिवाइड करते हैं और हम उसके हिसाब से जो है प्लान बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हमने पढ़े। इसके बाद हमने प्रोडक्ट पढ़ा, प्रोडक्ट मिक्स में हमने ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग को पढ़ा कि ब्रांडिंग जो ब्रांड लोगो वगैरह है, लेबलिंग हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, पैकेजिंग क्यों? ताकि हम जो है स्टोर कर सकें प्रोडक्ट्स को, उसको जो है प्रोटेक्ट कर सकें। प्राइस में हमने प्राइस मिक्स और प्राइसिंग पॉलिसीज़ पढ़ा, जैसे प्राइस स्कीमिंग पढ़ा, प्राइस पेनिट्रेशन पढ़ा, जो है प्लेस की बात करें तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, प्रमोशन की मिक्स में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी और हमने जो है कस्टमर सेंट्रिक मार्केटिंग फ्रेमवर्क भी पढ़ा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट है या आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो कमेंट कीजिए। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।